इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम हमें देना चाहिए कि इतना पीरियड तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट में आप जितनी मेहनत करोगे उतने कम रिटर्न्स मिलेंगे। बाइंग अ हाउस तो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। ये जो ब्रांड्स बने हैं ना, ये अमीरों के लिए नहीं बने, ये अमीर दिखने वालों के लिए बने। चार्ट मैंने देखा था 25 तक के एज में आपका जो मस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए वो स्टॉक्स का हो, फिर गोल्ड था और फिर रियल एस्टेट था। एज हैज नथिंग टू डू विद योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। यार जल्दी से जल्दी कैसे मिलियनर बने? जल्दी मिलियनर बन सकते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड द मिलियनर फास्ट लेन। बहुत बड़ा दर्द है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का, उसको भी क्लियर कीजिए। एक तो हम 30% टैक्स दे रहे हैं अगर उस स्लैब में आ रहे हैं, फिर चाहे घर खरीदना हो चाहे गाड़ी खरीदना हो, सब में टैक्सेस कर रहे हैं। ये हमारा दर्द कैसे खत्म हो? दर्द जो आपने वर्ड यूज किया, एक्चुअली वो दर्द अब स्ट्रेस में बदल गया। Hello everyone, we are back again with a new podcast and yes, this is new podcast क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में हमने ये जाना है कि पैसा कैसे बनाएं, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पैसा कैसे मैनेज करें। स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इतने सारे सवाल हैं और इन सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, ये पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जिनकी फाइनेंस एडवाइस सुन सुन के लोगों ने बहुत पैसे कमाए। सो प्लीज़ वेलकम संजय कठुरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। होप करते हैं कि आज आपकी ऑडियंस को कुछ वैल्यूएबल चीज़ें देके जा पाएंगे। आज वैसे ना थोड़ा स्पेशल इसलिए भी है कि पहले बहुत सारे पॉडकास्ट से हम ये जान रहे हैं कि पैसा कैसे बनाएं सिर्फ, बट ये भी जानना जरूरी है कि पैसा मैनेज भी कैसे करें। बिल्कुल। सो बिफोर डाइविंग इनटू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फाइनेंशियल जर्नी शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर पहले एक सरकारी नौकरी में थे, ONGC में थे। ओके। एंड ही रिटायर्ड इन 2015। तो वही मियाँ बीवी, 2 बच्चे, टिपिकल फैमिली और स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। अर्ली 1979 में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो 1984 में मेरा बर्थ हुआ, फिर मेरे ब्रदर हुए 1988 में। तो इस तरीके से फिर उसके बाद 1991 में हम बॉम्बे आ गए थे। और एक बार वहाँ की बॉम्बे की चकाचौंध देख ली तो फिर जाने का मन नहीं किया। तो बहुत साल मैं बॉम्बे रहा, 23 इयर्स के आसपास मैं बॉम्बे में रहा। 2014 में मैं बॉम्बे से शिफ्ट होकर फिर दिल्ली आया। ओके। तो मेरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी थी, फाइनेंशियल जर्नी थी, वो बहुत पहले चालू हो गई थी, बिकॉज मेरे फादर 1981 से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। तो उन्होंने सारे एराज देखे इन्वेस्टमेंट के, कि टोटली नॉन डिजिटाइज, सेमी डिजिटाइज एंड नाउ कम्प्लीटली डिजिटाइज इकोनॉमी जो हुई है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे तो उस टाइम से मुझसे काफ़ी क्लरिकल काम कराते थे। जैसे कोई डिविडेंड का चेक आ गया तो जाओ जमा करा के आ जाओ। और तब शेयर्स को खरीदना बेचना इतना आसान नहीं होता था। आप ब्रोकर को फ़ोन करते थे, फिर वो एक डिलीवरी चालान देने जाना पड़ता था। वो हर रोज़ जितने बार आप खरीदोगे बेचोगे वो देने जाना पड़ता था। अच्छा। तो जो लाइफ जितनी ईजी आज दिख रही है तब थी नहीं। जैसे स्कैम 19 उसमें दिखाया हुआ है अभी कि लोग हाँ, बोली लगाते थे। लोग बोली लगाते थे, उसके बाद एक आधा शेयर खरीदते थे, तो उसके बाद उसकी सेटलमेंट के लिए जाना पड़ता था, फिजिकली जाना पड़ता था। तो वो मैं जाता था, क्योंकि वो अगले दिन तक जाके देना पड़ता था, पापा को ऑफिस जाना होता था। तो पीछे का क्लरिकल काम सारा मैं कर रहा होता। तो उससे मैं कहूँगा मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, एक्सपोजर मिला। 2006 के आसपास जब मैं अराउंड 22 ईयर्स का हुआ तो 2-3 चीज़ें हुई इन्वेस्टमेंट्स में। पहली चीज़ ये हुई कि मैंने इनकम स्टार्ट करी थी। इनकम एक्चुअली मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी, बिकॉज आई वॉज अ टीचर। तो मैं पहले म्यूज़िक सिखाता था, पहले म्यूज़िक का शौक था, म्यूज़िक सीखता भी था, सिखाता भी था। तो तब से मैं पैसे कमा रहा हूँ। 1997 से मैं पैसे कमा रहा था। और दूसरा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और MBA करने वाला था, तो उस बीच में मेरे को थोड़ा टाइम मिला था। तो IMS में मैं टीचर लग गया था। ओके। हमेशा से मेरा मन था टीचर बनने का, मेरे को बहुत शौक था टीचर बनने का। तो मैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव और डेटा इंटरप्रिटेशन सिखाता था, जिसके माध्यम से मैं 300 रुपये घंटा कमाता था। उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था, बिकॉज जब TCS की नौकरी लगती थी 18,000 रुपये महीने की। अच्छा। तो 300 × 60 आवर्स इज 18,000। मतलब मेरे दोस्त लोग 200 घंटे काम करते थे, मैं 60 घंटे काम करता था और मैं उतना ही पैसा कमा लेता था। और मेरे पास एक फ्रीडम होती थी कि भाई मेरे को करना है नहीं करना है, मेरी मर्जी है, मतलब कितने घंटे काम करना है। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत सक्षम रहा, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि उन 2 महीनों के अंदर मैंने करीबन 1.5 लाख रुपए कमाए। उस टाइम पे 2 महीने के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, क्योंकि एक तो वो सीजन था और एक मेरे को बहुत बैचेस ऑफर हो रहे थे। तो IMS तब बहुत IMS करके अकेडमी थी, तो वहाँ बहुत फेमस थी।
तो मैं कभी कभी तो ऐसे होता था कि 14-14 घंटे दिन में लेक्चर लेता था। सुबह 7 बजे चालू करता था, रात के 9 बजे तक लेता रहता था, कंटिन्यूस बैच पे 2-2 घंटे के बैचेस होते थे, एक बाद एक लेता ही रहता था। तो मैं दिन में एंड में थका होता था, पर तब देखता था यार 4200 रुपए बन गए। तो बहुत एट द एंड तो हम यही चाह रहे थे कि बस पैसे बच से आवाज आए उसमें फोन पे और हाँ क्रेडिटेड। बिल्कुल। और तब है ना मैंने एक चीज और की थी मैंने, एंड देखिए ये मैं ना बातें बता रहा हूँ, आई थिंक यंगस्टर्स को इनमें से कुछ चीजें लेनी चाहिए। मैं 21 का था जब मेरे को थोड़ा सा शौक था कि भाई मेरे को MBA में एडमिशन लेना है। तो तब एक पोर्टल था, आज भी है पर आज शायद उतना फेमस नहीं, तब तो बहुत फेमस था, उसका नाम है pagalguy.com। pagalguy.com, हाँ बहुत बहुत फेमस पोर्टल है वो। और उस पे ना क्या था कि सारे पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, फोरम होता था। तो मेरे को बड़ा पसंद आया। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो वेबसाइट्स डेवलप करता था। अच्छा। तो मैंने 2006 में पहली बार वेबसाइट डेवलप करवाई थी और मेरी वेबसाइट का नाम था coremaniacs.com। मतलब एकदम मैंने पागल गाय को कॉपी कर लिया था, ब्लेटेंटली कॉपी कर लिया था, पूरा पूरा बेशर्मी से कॉपी किया था। मतलब क्यों दिमाग लगाना, किसी ने अच्छा किया हुआ है। आजकल मोस्ट ऑफ द कंटेंट भी ऐसे ही चलता है। हाँ, लोग कंटेंट को देखिए, क्या है कि दुनिया बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है। हाँ। तो इसलिए ना ऐसा नहीं है कि आप बिना कॉपी किए भी मतलब आपको हर टाइम कुछ नया बनाना है। इस पर जैक वेल्च की बात हमेशा मुझे याद आती है, जो GE के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कॉपी बट कस्टमाइज। अब बोलते कॉपी करने में कोई गलत बात नहीं है। आज अगर आप एक एंटरप्राइज बना रहे हो और अगर आप रिलायंस से कुछ चीजें कॉपी करते हो या उनके सिस्टम से कुछ चीजें कॉपी करते हो, गलत बात नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हो, पर उनसे कॉपी करना को, उन्होंने तो सारी मेहनत करी ना बाबा, उन्होंने सारी पढ़ा कर लिया, सारी रिसर्च कर ली, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को पैसा दे दिया और आज वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है क्योंकि उनको रिजल्ट आते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई coremaniacs.com और coremaniacs.com में मुझे एडसेंस का रेवेन्यू आता था $100 से $125 पर मंथ। तो वो भी 4-5 हजार रुपए मुझे आते रहते थे। वो भी उस टाइम पे काफी, वो भी ठीक ठाक नंबर था। देखो मैं तो स्टूडेंट था तो कोई भी नंबर ही अच्छा नंबर था। अच्छा मेरे पेरेंट्स बड़े खुश होते थे, बोले यार ठीक है यार, वो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा भी पैसा आ जाए ना तो हमें मजा सा आता है कि यार ये, और आप पे कॉन्फिडेंस आता है, अरे भाई यार ये तो कर सकते थे, अरे भाई ये तो अचीवेबल था यार। मतलब जो चीजें आपको लगता है ना बहुत बड़ा बैरियर होता है, तो वो बैरियर एक्शन से टूट जाता है। और कई बार रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, कई बार रिजल्ट आपके फेवर में होगा। मुझे याद है जब हमने कोरमेनियाक स्टार्ट की थी तो पहले महीने मुझे 4000 रुपए देने थे वेबसाइट बनाने के लिए, मेरे दोस्त को 4000 रुपए 5000 रुपए कुछ देने थे मुझे वेबसाइट बनाने के लिए। तो वो मैंने उसको दिए, मेरे पेरेंट्स से लेके दिए, मेरे पास नहीं थे पैसे। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ IMS की कमाई से वापस किए। पहले 2 महीने मेरे को एडसेंस से कोई रेवेन्यू नहीं आया, फिर एडसेंस से रेवेन्यू आने लग गया, कंटिन्यूसली रेवेन्यू आने लग गया। मैं दोस्तों को बोलता था यार एक काम करना, तू अपने IP से क्लिक करना ऐड को ताकि मेरे को रेवेन्यू बने। हम लोग करते हैं सब्सक्राइब करवा दो। तो ये सब हमने भी किया है। और ये देखो मांगना कोई गलत बात नहीं है। तो जब मैंने फोरम भी ओपन किया तो उस फोरम में भी मैं बहुत सारे टीचर्स को पकड़ के लेके आता था, प्लीज प्लीज मेरे लिए रात को एक 5-10 मिनट कुछ बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर लो। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड फिर मेरे को MBA में एडमिशन मिला। जैसे MBA में एडमिशन मिला मैं IMS के पास गया, मैंने बोला कि सर अब तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप मत पढ़ाओ क्योंकि आप हमारे टॉप टीचर हो। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका कॉलेज है माटुंगा में, हम आपको सायन ब्रांच जो माटुंगा से बहुत पास है, अच्छा वहां पे आपको महीने का 60 आवर्स का कमिटमेंट है, आपको देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, बट मैंने बोला एग्जाम मंथ्स पे मैं नहीं करूंगा। तो एग्जाम मंथ्स छोड़ के बाकी हर महीने में 60 into 300 18,000 रुपीज पर मंथ मैं कमा लेता था। तो उसके बाद मैंने पूरी कॉलेज की फीस करीबन 3-3.5 लाख रुपए मैंने अपनी खुद से भरी, बाइक खरीदी, लैपटॉप खरीदा, फिर मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में गया, वहां पे 1.5-2 लाख रुपए लगे। तो ये मोटा मोटी सारे खर्चे मैंने ही निकाल लिया। जो नहीं निकाल पाया वो उधार ले लिया, सेकंड ईयर की फीस उधार ले ली। मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था कि हाँ, क्योंकि आप जो भी कर रहे थे बोझ नहीं बनना है, किसी पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना, ये मेरे माइंडसेट में हमेशा से था। और जब बोझ नहीं रहते हो तो आई थिंक वो भी कम होता है आपके ऊपर, प्रेशर भी कम होता है। मेरे को लगता है कि मतलब आप कर सकते हो, फिर आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें ना ब्रेन को रिवायर कर देती हैं। ट्रू। आप जो एस्पायर करते हो ना वो आप बन जाते हो। आप जो चीज को मानते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ वो हो जाती है। मुझे याद है आज भी कि जैसे हमने MBA ज्वाइन की तो कुछ एक महीने बाद एक लेक्चर हुआ जहां हमारे डीन आए, और वो डीन आए और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपने वॉलेट, अपनी घड़ी, अपना फोन सब यहाँ जमा कर दो, ओके, और निकलो यहाँ से और अगले 5 या 6 घंटे के अंदर कुछ कमा के लाओ, मतलब 0 पे साथ वापस नहीं आ सकते। अच्छा। तो कुछ बच्चे गए वहाँ आसपास रेस्टोरेंट्स में वेटर बन गए, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट्स में जाके मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, एक सर्विस। मैं वहाँ पे मैं सीधा IMS चला गया। अच्छा। तो IMS में मैं टीचर था। हाँ। तो मतलब यार 6 घंटे मिले तुम्हारे यहाँ 4 घंटे पढ़ा देता हूँ, और जाके इस कॉलेज में बता दिया मेरे को 1200 रुपए की कमाई हुई है। क्योंकि मेरे लिए तो वहाँ लेक्चर्स हमेशा ओपन रहते थे कि यार तुम आए हो चलो लेक्चर ले लो, कोई चक्कर नहीं। तो मैं
मैंने ये पावर उस दिन समझी, मैंने बोला वाह यार। और उस दिन बच्चे ना, कोई 0 कमा के आ रहा है, कोई 100 कमा के आ रहा है, कोई 50 रुपए कमा के आ रहा है, कि रेस्टोरेंट में कौन कितना ही दे देगा, कितना ही देगा, सही बात है। तो मुझे बड़ा ये अच्छा लगा ये बात कि यार आई थिंक इस पैरामीटर पे तो अपन ठीक ठाक सक्षम बन गए। तो ये जर्नी चलती रही। फिर मैंने अपनी उसके बाद जॉब ज्वाइन किया रहेजा यूनिवर्सल में। जैसे जॉब ज्वाइन किया तो मेरा जिस कॉलेज से पास आउट हुआ उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ टीचर बन जाओ। तो टीचर ही मेरी, जहाँ मैंने MBA कंप्लीट करी थी वेलिंगर्स में, तो वेलिंगर्स में मैं टीचर बन गया। तो इस तरीके से मेरा करियर चलता रहा। फिर मैंने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा स्टार्टिंग सैलरी करीबन 7 लाख पर एनम का था। तो वहाँ से स्टार्ट किया और जंप्स अच्छे लगे मेरे करियर में। मैंने बहुत जल्दी कुछ जॉब चेंज की, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल। अच्छा, 1.5 साल में? हाँ, मैं स्टिंट में जॉब चेंज करता रहता था, बिकॉज मेरे को किसी ने बहुत पहले कह दिया था कि थोड़ा अगर आप जंप करोगे तो आपको अच्छा करियर का वो फाइनेंशियली भी और लर्निंग वाइज भी काफी लर्निंग वाइज भी है। और देखिए एंड ऑफ द डे मैं ऐसा नहीं करता था कि मैंने जहां से छोड़ा है वहां नोटिस पीरियड पूरा करता था। जहां छोड़ा है पहले उनको बता देता था कि मेरे को इस जगह नौकरी मिल रही है और इतने रुपए की मिल रही है। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, आपका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। और इतना नहीं दे सकते, 10% कम भी दे दोगे तो चल जाएगा। सही। बट अगर आप बोलो बिल्कुल ही मैच नहीं कर सकता, तो मेरे पास तो टाइम बेचने के अलावा कोई उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। समथिंग कि आपको ये फाइंड करना होता है कि मेरा टाइम कैसा वर्थ इट है, आपका स्वेट एंड टाइम कितना वर्थ इट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो वही चीज है ना बेचने को। आई एम अ टाइम ट्रेडर। टिल द टाइम मैं समय बेच के तनख्वाह कमा रहा हूँ, तो आई एम अ टाइम ट्रेडर। तो टाइम ट्रेडर हूँ तो मेरे को उस हिसाब से अपना टाइम की वैल्यू ही ज्यादा बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद करियर में ग्रोथ होती रही। बाय द एज ऑफ 28-29 आई बिकेम चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। तो मेरी तनख्वाह काफी बढ़ गई थी। बाय 29 आई वाज एट 40 लाख पर एनम। तो अच्छा, जैसे ये हुआ तो मेरे को स्पेंडिंग की आदत ही नहीं थी कि भाई उल खर्चे करने की आदत बचपन से ही नहीं थी। वो उस टाइम जब आप जॉब कर रहे थे? हाँ, जब मेरे पास 40 लाख की भी तनख्वाह होती थी, 3.5 लाख रुपए महीने की भी, तो मेरे खर्चे बड़े लिमिटेड होते थे। मतलब करीबन लाख रुपए महीना हो गया, 70, जिसमें रेंट वेंट सब आ गया, बच्चे का आ गया, सबका घर का खर्चा सारा आ गया, 100% आ गया। तो मैं सोचता था बचा हुआ पैसा तो मैं SIP करता रहता था, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको SIP करता रहता था। तो मैं मतलब आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को 3 इंजन्स में बांटूं कि 3 इंजन मेरे क्या रहे, तो आई थिंक फर्स्ट इंजन मेरा रहा है कि मैं हमेशा डुअल इनकम पे डिपेंड करता हूँ। हर समय मेरी डुअल इनकम चलती थी। हर समय। अगर मैं थोड़ा बड़ा हो गया करियर में तो मैं कॉलेजेस में पढ़ाता था, जहां मैं 800 रुपए घंटे, 1000 रुपए घंटे पे जाता था, और वीकेंड्स में जाके 7-7, 8-8 हज़ार रुपए कमा लेता था। तो वहां से मेरी डबल इनकम करी। तो डबल इनकम मेरा पहला था, फ्रुगैलिटी मेरा सेकंड वो था, धरोहर कहूंगा या इंजन कहूंगा, जो भी कहूंगा। और थर्ड था कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं लॉन्ग टाइम प्लेयर हूं। मतलब मैं एक्चुअली, मेरे टीचर वॉरेन बुफे हैं। तो मैं सिर्फ उनकी सुनता हूँ, मेरे किसी और की सुनता ही नहीं हूँ। मेरे लिए वो जो करेंगे वो मेरे को करना है। वो तो शेयर मार्केट के भगवान हो गए। भगवान ही है। और अब वो मेरे द्रोणाचार्य हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे को देखा नहीं है कभी एज अ स्टूडेंट, पर मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। मैं उनकी कोई भी बात आती है मैं उसको मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो जो बोलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मस्टली लॉन्ग टर्म विजन ही रहा। yes. उनका भी इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ सोच रहे हो तो एक तो है कि बस मेरे पास आ जाए, बस तुरंत आ जाए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हो तो आई थिंक एक माइंडसेट, जो आपने बोला रिवायरिंग का भी कॉन्सेप्ट, वो भी बन के आता है। yes. और देखिए वेल्थ कितना भी आज के लोग कुछ बता दे कि मैं ओवरनाइट सक्सेसफुल रहा हूँ, कि जितने ट्रेडर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा। जितने आप मिलियन प्लस वाले चैनल्स हैं, 500K प्लस वाले चैनल्स हैं, सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं। क्योंकि मेरा खुद भी वो फैटर्निटी है। मैं खुद ही अराउंड 430-440K पे हूँ इंस्टाग्राम पे। तो बात होती रहती है हम लोगों की। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि सबकी जर्नी, जो आज अगर कोई पैसा कमा भी रहा है ना, तो उसने पहले 2-3 साल कंटिन्यूस लॉस लिया है, और वो लॉस लेके सीखा है। ऐसा नहीं लॉस लेके पिच छोड़ के चला गया। लॉस लिया, उससे सीखा, उसको इंप्लीमेंट आज कर रहा है, तो कुछ पैसे बना पा रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आके पहले दिन बटन दबाऊंगा और वो बटन दबाऊंगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर जिस सेल का बटन दबाऊंगा तो वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट आपकी नहीं सुनने वाली। एक आधी बार आपको क्या है, वो एक ल्योर करने के लिए, जैसे होता है ना, ल्योर करने के लिए अंदर ले आएगी वो आपको, विनर्स लक दे देगी, आपको लगेगा पुनिश भगवान है, बिगिनर्स लक। तो उसके बाद जो आपकी वो सुताई करेगी अंदर जाके। इसीलिए मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी चीज़ को इफ़ यू वांट टू नो हाउ, तो पहले ये पता होना चाहिए व्हाट। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लेमैन के कारण मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं होता है बेसिकली। लाइक पहला है इसमें कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बताएंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। ओके। कि आप कहीं चीज, और इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। मैं अपने आप को रिवर्ड कर लेता हूँ। ओके। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, और गोल्स आर ऑलवेज टाइम बाउंड। जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि अपने गोल्स को स्मार्ट रखो।
स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एट्रीब्यूटेबल, टाइम ओरिएंटेड, ऐसे कुछ उसका फुल फॉर्म है। बेसिकली उसमें यह है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम लिमिट के साथ होना चाहिए। ओके, तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी गोल के लिए। एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और एक समय के साथ होना चाहिए। मैं सीईओ बनना चाहता हूं, ये गोल है, ठीक है। मैं सीईओ बन के 1 करोड़ की तनख्वाह लाना चाहता हूं, ये मेजरेबल है। मैं 10 साल के अंदर सीईओ बन के 1 करोड़ की तनख्वाह लाना चाहता हूं, ये टाइम बेस्ड है। तो गोल में आपको ये तीनों चीजें डालनी पड़ती है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट में हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट में आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है और 10 लाख की खरीदनी है, तो 5 साल इज टाइम ओरिएंटेड, गोल इज टू बाय अ कार एंड वर्थ 10 लाख रुपीज। तो स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, टाइम बेस्ड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो गोल बेस्ड होती हैं। ओके, ट्रेडिंग जो होती है वो विदाउट एनी गोल होती है। तो क्या गोल होता है उसमें? पैसे कमाने? बस उसमें तो देखिए, जब आप लालच सिर्फ पैसे कमाने का करोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ये बात बड़े एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। ये जो बात बोलते हैं ना, सब पैसे वाले हैं। अच्छा, जो जिनके पास पैसा है वही ये बात बोलते हैं, पर लोगों को लगता है यार इसके पास पैसा है इसलिए ये बोल रहा है। आज वॉरेन बुफे ट्रेडिंग नहीं प्रमोट करता। वॉरेन बुफे कहता है भाई वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में बनती है। तो लोग बोलते हैं यार तू क्यों बोल रहा है, तू तो बहुत पैसे वाला है। बहुत पैसे वाला है। अरे भाई वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने इसी चीज से पैसा बनाया है। हाँ, ये भी है। अगर आज बोले नहीं संजय सर आपके पास तो बहुत पैसे, आप तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप तो जिंदगी भर बिना कमाए भी निकाल सकते हो, इसलिए आप बोल रहे हो। अबे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल के करा इसलिए मैं यहां हूं। भाई मेरी अगर आप जीवनी सुन रहे हो, अगर आप चाहते हो मुझसे कोई लर्निंग लेना, तो मैंने जो किया है मैं वही बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मैं तो ट्रेडिंग करता था और आपको इन्वेस्टिंग करने बोल रहा हूं। मेरा पूरा पोर्टफोलियो एसआईपी से भरा हुआ है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, गोल बेस्ड। ट्रेडिंग में कोई गोल नहीं होता। ट्रेडिंग में गोल होता है कि मैं पैसे कमा लूं, पैसे कमा लूं, पैसे कमा लूं। फिर आप डेस्परेशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, और इसलिए ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते। एक्टिव ट्रेडिंग में 94% लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये मैंने से भी बोला। और इतने लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब मैं अगर देखूं कि अगर मैं किसी से पूछूंगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग उस देखो मैं आपको बताता हूं, 2019 में 7 लाख ट्रेडर थे, 7 लाख ट्रेडर्स जो लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, आज वो नंबर 89 लाख है। तो जब इतना लॉस भी हो रहा है इसके बाद भी हम उसके बावजूद ये हाल है बिकॉज हमारे यहाँ सारे जुआरी हैं। हमारे यहाँ इनहेरेंटली सारे जुआरी हैं। सबको जुआ खेलना है, किसी को पैसा नहीं बनाना है, उनको सिर्फ दिखाना है कि मैं पैसा बनाना चाहता हूं, और उसके बाद मोहताजी करनी है। देखो यार इन्होंने, मैं तो एसटीटी ले लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं, टीटीटी ले लेते हैं, पीपीटी ले, अरे वो ले रहे हैं तो तुम मत करो ट्रेडिंग, तुम इन्वेस्टिंग करो। कूल सा बन गया है ट्रेडिंग में, मतलब ऐसा मैंने देखा, थोड़ा कूल सा नहीं हो गया ये? कूल देखो वही है कि अगर आपको कूल बनने के जो भी काम है, सिगरेट पीना, दारू पीना, ट्रेडिंग करना, वो आपको पैसे से रॉब करेगा। ट्रू। दोज आर गोइंग टू रॉब यू फ्रॉम योर मनी। आपको मैं एक सिंपल मैथ देता हूं। ओके, अगर 100 रुपए का शेयर 50 रुपए हुआ, ठीक है, तो कितने % गिरा? 50%। अगर इसी 50 रुपए को 100 रुपए होना है तो कितना % बढ़ना पड़ेगा? ज्यादा होगा। कितना? 100%। 100% हो जाएगा। अब आप समझे पैसा खोना कितना आसान है और बनाना कितना मुश्किल है। इसीलिए आई थिंक हाँ, जैसे आपने अभी इन्वेस्टमेंट में एसआईपी का बात किया, तो इसमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो क्या है, कैसे एसआईपी माध्यम है, म्यूचुअल फंड्स इंस्ट्रूमेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड क्या करता है? आज मेरे पास 2000 रुपए हैं, ठीक है, मुझे मन कर रहा है कि यार मैं रिलायंस का भी शेयर ले लूं, टीसीएस का भी शेयर ले लूं, इन्फोसिस का भी शेयर ले लूं, एचडीएफसी बैंक का भी शेयर ले लूं। अब रिलायंस का शेयर है 3000 का, टीसीएस का शेयर है 4000 का, इन्फोसिस का शेयर है 1700-1800 का। आप ये सब जोड़ोगे 10,000 रुपए का बिल बन जाएगा। हो गया। हाँ, लेकिन मैं उतना डाल नहीं सकता, आपके पास है ही नहीं पैसा। है नहीं पैसा। तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो ठीक है जी मैं 2000 रुपए डालता हूं, पर म्यूचुअल फंड क्या करेगा? आप जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा ले लेगा। अच्छा, ठीक है, तो आपको बोलेगा भाई 2000 तेरे पास है, 5000 उसके पास है, 10,000 इसके पास है, ऐसे जमा कर लेगा पैसा, और वो जमा करके स्टॉक्स खरीद लेगा। तो आप उसी 2000 में अब आप टीसीएस भी ओन करते हो, रिलायंस भी ओन करते हो, पर टुकड़ों में ओन करते हो, फ्रैक्शंस में ओन करते हो। पर नो प्रॉब्लम, उनकी जो परफॉर्मेंस में अपसाइड आएगा वो आपको भी मिलेगा। तो ऐसा ही अब क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में या तो एक ही बार पैसा डाल सकते हो। अब म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो जी, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा, या तो मेरे पास एक ही बार 1 लाख रुपए आया तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो या मैं एक आदत बना लेता हूं क्योंकि मेरी तनख्वाह मंथली आ रही है। देखो आप ईएमआई क्यों बांधते हो? क्योंकि मंथली मेरे पास, क्योंकि तनख्वाह आपकी मंथली आती है। इसी तरह पैसा भी बांधो क्योंकि तनख्वाह आपकी मंथली आती है। अच्छा, तो लमसम मत करो, तनख्वाह जैसे जैसे आ रही है तब तक आप उस पर निवेश करते रहो। उससे दूसरा फायदा क्या होता है? मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट बहुत नीचे गई, मार्केट बहुत ऊपर गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी परचेज चालू रखो। म्यूचुअल फंड सही है वाला, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। और ट्रू है। एक और कुछ वर्ड्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आता है और इंट्राडे ट्रेडिंग आता है।
बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। आई थिंक ये शॉर्ट कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया ना कि बस ऐसा आता है इंस्टाग्राम में रील आया कि अच्छा ये करो, आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं, ये करो। तो उसमें ना ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुना हूँ मैं, क्या होता है ये दोनों देखिए, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव क्या होता है, मैं उसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे केचप है, ओके, आप केचप खाते हैं, तो केचप बनता किससे? टमाटर टमाटर से। से बनता है, तो केचप इज अ डेरिवेटिव ऑफ टमाटर। या ठीक है, ठीक है। पनीर खाते हैं, तो पनीर किससे बनता है? दूध दूध से से बनता है। तो पनीर इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, ठीक, डिराइव। डिराइव, उसने ओके, उससे वैल्यू डिराइव करी है। ओके, आप तो इंजीनियर हैं, तो हाँ, आप जानते होंगे डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव, पढ़ते ठीक थे। है, हाँ, तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस जो अपना अस्तित्व है वो एक अंडरलाइंग से डिराइव करते हैं। हमारे केस में वो अंडरलाइंग है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये सारे अंडरलाइंग है। ये हिलेंगे तो उसके ऊपर से ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। और जैसे स्टॉक्स हो गए, टीसीएस का होगा, इन्फोसिस का होगा, रिलायंस का होगा, आईटीसी का होगा, इनके सब ये भी अंडरलाइंग है, इनके ऊपर ऑप्शंस है। ओके, तो ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो अपना प्राइस अंडरलाइन के बेसिस पे डिराइव करते हैं। अब वॉरेन बुफे की सुन लो, वो कहते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्यों? यानी वो न्यूक्लियर बम है। मास डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर बम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो वेपन्स, ये तो न्यूक्लियर बम है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। और यहां हमारे यहाँ 22-22 साल के बच्चे, 18-18, 19 साल के बच्चे बम से खेल रहे हैं कि भाई मैं आज ऑप्शन खरीद लूंगा, क्योंकि ऑप्शन में वृद्धि भी बहुत तेजी से हो सकती है और घाटा भी बहुत तेजी से हाँ, हो ये सकता है। मतलब तो ये एड्रेनलिन रश जो है ना, ये आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। उनको स्लो ग्रोथ नहीं पसंद, स्लो ग्रोथ नहीं पसंद, उनको हाँ, जो चाहिए जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। मतलब मेरे को तुरंत दिखना चाहिए कि यार इसमें फायदा हो गया, हाँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये और कर उनको लूं। लगता है यार लाइफ इतनी इजी है कि मैं आज प्रिडिक्ट करूंगा तो कल मेरी कैंडल ग्रीन होगी होगी और मेरे को पैसा बनेगा ही बनेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए तो देखो, मैं आज आपको बताता हूं, 94% लोग जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं एफएनओ के, वो लॉस कर रहे हैं। मैं नहीं, सेबी कहता है। और जो 6% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो औसतन 3400 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये गेम विनेबल नहीं है। और जिनको जीतना आता है ना, वो आपके सामने आते ही नहीं है। जिनको ये गेम एक्चुअली जीतना आता है, वो आपके सामने नहीं है। सामने नहीं है। आपके सामने जो बैठे हैं वो छिछोरे लोग हैं, जो आपसे 2-3 हजार रुपए लेना चाहते हैं ताकि आप उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हाँ, ये भी है काफ़ी कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम, और बहुत ज़्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट आता है बिल्कुल। कि हमने इस स्टॉक के बारे में बताया था, ये इतना जाएगा, इतना पे आपको लगाना चाहिए था, अभी देखो ऐसा हो गया। और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारा भाई देखो चैनल ज्वाइन क्या करो। होता है कि अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं तो मैं भी अंबानी बन सकता था। ठीक है, अगर हाइंडसाइट में ही देख लूं मैं, तो मैंने जो जो एक्शन लिया, अगर मैं उस टाइम पे दूसरा एक्शन लेता तो मैं अंबानी बन सकता था। तो ये सब बातें फिजूल हैं। आप स्टॉक पिकिंग सही कर ही नहीं सकते हो। आप देखिए अभी क्या हुआ है, मैं आपको इशू बताता हूँ। इशू ये है कि आज जितने भी लोग अपने आप को सुपर एक्सपर्ट्स बताने लग गए मार्केट में, जो 24-25 साल के हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने ना अभी तक मार्केट्स को देखा ही नहीं है। उन्होंने अभी सिर्फ बुल रन देखी है, क्योंकि वो 2020 में एंटर हुए कोविड में अचानक से शुरू में क्रैश हुआ। हाँ। सब लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन करने चालू किए, और फिर मार्केट्स रिवाइव कर गई। तब उन्होंने खरीदना चालू किया, तो किसी का शेयर 10 गुना हो गया, किसी का 3 गुना हो गया, किसी का 2 गुना हो गया, किसी का 5 गुना हो गया। बेटा एक नीचे का साइकिल आने दो। ये जितने पंडित है ना, सारे अपना बस्ता लेके भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसा मत बोलो सर, अभी ऐसे क्रैश का कुछ आ रहा था कि बिल्कुल है, अभी वॉरेन बफे ने भी $260 बिलियन अपने पास हाँ, कैश रखा हुआ है। एप्पल के आज उनके पास जितने ट्रेजरी बिल्स है, हाँ, उतने सरकार के पास नहीं है। ट्रू, यूएस गवर्नमेंट के पास इतने ट्रेजरी बिल्स नहीं है जितने आज वॉरेन बुफे के पास है। तो वो एक इंडिकेशन है, वो संकेत है बहुत बड़ा। अच्छा, और देखिए मैं कहता हूं, संकेत हो ना हो, ना हो, क्रैश अगर आ गया तो मेरे को पता है इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत लोगों ने पैसा लगाया, बहुत लोग का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। होता है। पर मैंने क्रैश देखा हुआ है, मैंने 3 क्रैश देखे हैं, मैंने 3 बुल रन्स देखे हैं, इसलिए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग सब सीखेंगे कब? जब एक क्रैश देख लेंगे, उसके बाद सारे सीधे हो जाएंगे, समझ में आ सब हो जाएगा। ठीक है सर, म्यूचुअल फंड सही था, म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालना चाहिए था, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, स्टॉक पिकिंग कभी भी आपको विनेबल गेम नहीं होती है, मेरे को नौकरी करनी है, मैं कब जाके स्टॉक मार्केट को देखूं। तो ये सब होने वाला है, ये हो जाएगा, तो किसी भी दिन हो जाएगा। एक कॉमन नैरेटिव होता है कि एक एज के बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करना शुरू करूं, अभी तो लाइफ जियो और पैसे उड़ाओ। मतलब ये कॉमन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। मतलब इन्वेस्टमेंट ना हम लोग बहुत लेट से शुरू करते हैं, और ये सजेस्टेड होता है कि आप अर्ली से ही करना स्टार्ट करो। तो क्या मैं आपको इसका एक न्यूमेरिक एग्जांपल देता हूं, और इसके बाद है ना, कोई माइका लाल डीले नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट। मैं इसको कहता हूँ फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन।
तो इसके बाद कोई फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है धकेलना, हाँ ये होता है आज कि मेरा मन नहीं है, कल कर लेंगे, कल कर थोड़ा लेंगे, थोड़ा हाँ। समय बात कर लेंगे यार, अभी तो हाँ, पैसे उड़ाने के उड़ाने दिन का टाइम है। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 केस बताता हूँ। 2 फ्रेंड्स है फॉर एग्जाम्पल, दोनों 20 साल के, ठीक है, और दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि 60 में रिटायर होना है। ओके एक जो है वो आज से 10,000 की SIP करता है, ओके, वो कहता है मैं अभी इंजॉय नहीं करूंगा, अभी मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। और वो 10 साल 40 साल का टोटल टाइम फ्रेम है दोनों का, हाँ वो 10 साल SIP कर रहा है। ठीक है, 30 साल की उम्र में आते आते अब उसने बोला कि यार अब मैं एंजॉय करूंगा, अब मैं SIP नहीं करूंगा, अच्छा ठीक है। ठीक ये है। एक केस हो गया। दूसरा केस है जो कि पहले 10 साल कहता है बॉस मैं 1 रुपए की SIP नहीं करूंगा, नहीं करूँगा, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे को एंजॉय करना है, हाँ ठीक मस्ट है। ऑफ द केस मोस्ट ऑफ द केसेस यही यही है। है। तो 30 की उम्र में जब वो आता है वो रियलाइज करता है यार अपने पास तो 1 भी रुपए की धेले की सेविंग नहीं है, ये भाई ने तो फिर भी पैसे डाले थे, तो वो कहता है अब मैं डालूंगा और मैं डबल डालूंगा। अच्छा वो 20,000 डालेगा अब वो 20,000 डालेगा अगले 30 साल के लिए। 30 सालों के लिए, हाँ, तो पहले वाले ने 10,000 रुपए डाला सिर्फ 10 साल के 10 साल के लिए, दूसरे वाले ने जब इसने खत्म किया, दूसरे वाले ने स्टार्ट किया, उसने डबल डाला 3 30 गुना साल ज्यादा के लिए। समय के लिए। ठीक है, तो लॉजिकली किसके पास ज्यादा पैसे होने चाहिए? सेकंड वाले के पास, सेकंड वाले के होना पास। चाहिए, हाँ अब मैं दोनों का आंसर दे देता हूं आपको। सेकंड वाले के पास होंगे 6.5 करोड़ रुपए ओके, एज पर 12% इंटरेस्ट, 12% कंपाउंडिंग, ठीक है, और फर्स्ट वाले के पास होंगे 9.5 करोड़ रुपए एज पर 12% कंपाउंडिंग। अब इसका आंसर आपको मिल चुका है। तो अगर आंसर आप मिल चुका है। शुरुआत जल्दी कर लेते हो, और क्योंकि कंपाउंडिंग में रियल पावर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, ड्यूरेशन है। क्योंकि ड्यूरेशन रेज टू में A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N, उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है ड्यूरेशन की। तो जो पहले 10 साल वो करके उसके बाद वो 30 साल मजे करे, उस आदमी ने 1 रुपया नहीं डाला, 30 साल तक बेचारा डबल डालता रहा, अब डबल डालेगा, तो भी जीता कौन? जिसने शुरू पहले किया था, जो ज्यादा समय मार्केट में रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाओ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पहले से ही करना चाहिए था। देखो और आज लेट हो आपके गया, ऐसा लग पॉडकास्ट के रहा है। बाद आप और आपकी ऑडियंस अगर खड़े होकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है तो मुझे लगेगा कि मैं नहीं सक्सेसफुल ट्रू, हुआ हूं। क्योंकि बहुत ना नेग्लिजेंसी है मुझे लगता है। जब आपके पास पैसे आते हैं, मेरे पास भी जब पैसे आए तो मुझे लगा कि यार थोड़ा चिल करूँ, एंजॉय करूँ, क्या इतना ये सब सोचना, बिकॉज इतना दिमाग लगाना हो नहीं पाता है। तो सर अब ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम हमें देना चाहिए कि इतना पीरियड तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम इन्वेस्ट करूं? यस, ठीक है, देखिए हमारे को बचपन से ना एक चीज सिखाई हुई है, बेटा ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा मतलब जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, बेटा ज्यादा जिम जाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी ज्यादा अच्छी बॉडी। बेटा ज्यादा देर नौकरी करोगे, ज्यादा घंटे काम करोगे तो क्या होगा? तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, प्रमोशन जल्दी मिल प्रमोशन जाएगी। होगा। यस ट्रू। ये तीनों चीज सिखाए। तो इसमें हमें बताया गया योर एफर्ट, योर रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट। ठीक है, ठीक है कि तुम हमेशा से ये सिखाया हमेशा ये गया सिखाया कि गया। मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे तो उतना उतना ज़्यादा- अच्छा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इसका टोटली उल्टा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में आप जितनी मेहनत करोगे उतने कम रिटर्न्स कमाओगे। ये रूल है इन्वेस्टमेंट का। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो कम पैसा कमाएगा। इसके मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए, देखो आप एक पेड़, समझो आप एक पेड़ उगा रहे हो, तो आपका पहला इनिशियल काम क्या है? आपने बीज डाल दिया, ठीक है। राइट, आपने सॉइल सेलेक्ट करी, बीज डाल दिया। अब क्या उसके पास बगल में बैठे उसको पूरा टाइम पानी देते रहोगे? अच्छा, उस सेंस में आप इन्वेस्टिंग इन द टाइम, तो इन्वेस्टिंग तो वही है ना। आपको तो 10 साल बाद खाना है, 20 साल बाद खाना है उसमें से। तो आप क्या बैठे रहोगे पूरा टाइम? नहीं, ज्यादा पानी डालूंगा तो ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, खर मर जाएगा। मर जाएगा, सही बात है। तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक ग्रोइंग अ ट्री। आप उसका दूर से देखभाल कर सकते हो। यू कैन इंश्योर कि उसको धूप मिल रही है, कीड़े ना लगे उसको, रोज जितना पानी डालना है। पर आप इन्वेस्टमेंट में जैसे 18 घंटे जॉब में लगाते हो, आप 16-18 घंटे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते। आपको रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो ये ज़्यादा दिमाग लगा के कंफ्यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है क्या कि मैं देखिए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार बिल्कुल इसमें ऐसा करूँ, आपको यार सिर्फ इसको चीजों ऐसा को करूँ क्या? ऑटोमेट करना है। हाँ, आपका काम है चीजों को ऑटोमेट करना। भाई मैंने स्टेप 1 लिया हाँ। कि मैं ये मेरा एसेट मेरा गोल क्या है, फिर एसेट एलोकेशन क्या है, महीने में कितना पैसा जाएगा, और उस पैसे को मैंने लाइन अप कर दिया। बस Okay. इसके अलावा 5वां काम आपको नहीं करना है। ऐसी एसेट एलोकेशन का जब आप बात किए तो मुझे लगता है कि एक चार्ट मैंने देखा था कि 25 तक के एज में आपका जो मस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए वो स्टॉक्स का हो, फिर गोल्ड था और फिर रियल एस्टेट था। आफ्टर 25 ईयर्स मैंने वो देखा कि स्टॉक्स थोड़ा कम होते जाए, रियल एस्टेट या गोल्ड बढ़ते जाए, ऐसा कुछ देखा। तो ये कुछ होता है क्या कि इस टाइम फ्रेम तक, इस एज तक
मेरा पोर्टफोलियो में ये ज़्यादा होना चाहिए, इसके बाद ये ज़्यादा होना चाहिए? देखिए अगेन एज हैज नथिंग टू डू विद योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। ओके। ठीक है, एज से आपके गोल्स डिफाइन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये जो मिथ है सारी, इसको खत्म कर दो। सब कुछ गोल ड्रिवन है। आप 25 साल के हो, आपको पैसा 28 साल की उम्र में चाहिए। हाँ, अगर आज ठीक आप है। 25 साल के हो, ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से तो आप हाईएस्ट रिस्क टेकिंग जोन में हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 35 साल का करियर है, हम्म, और आपका गोल ये है कि मुझे 3 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप जीरो रिस्क लोगे, सही बात है। क्योंकि आपका गोल नजदीक है। आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है आपका, क्योंकि आप मार्केट्स के झटके नहीं झेल सकते। नहीं, इसमें तो एग्रेसिव माइंडसेट आ जाएगा कुछ लोगों का कि यार मेरे को तो अब जल्दी कुछ करना तो मरेंगे वो सारे। आइडियली तो यही होता है ना कि हाँ। मरता क्या नहीं करता वाला होता है। अगर मेरे को ऐसा नहीं होता। आप अगर आपका अगर होराइजन कभी भी 3 साल से कम का है, ठीक है, तो हम तो इक्विटी में पैसा डालने को ही नहीं बोलते। हम कहते हैं भाई डेट फंड्स में डालो, डेट म्यूचुअल फंड्स में डालो, एफडीज में डालो, हाई पेइंग एफडीज में डाल दो, पर ये इक्विटी में मत डालो, क्योंकि कल को क्रैश हो गई इक्विटी तो 3 साल तो रिकवर ही नहीं करेगी। नहीं रिकवर करेगी। ट्रू। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर एज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर गोल। आप 45 साल के हो, तो आपके लॉजिक के हिसाब से तो मेरे को इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, 45 साल का हो गया। सही बात है। ठीक है, दिस ईयर आई एम टर्निंग 40, तो मेरे को तो पैसा कम कर देना चाहिए। पर मेरा गोल है कि मुझे 60 की उम्र में एक रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 10 करोड़ का, तो मेरा गोल 20 साल दूर है, तो मैं ज्यादा इक्विटी में डालूंगा, और इक्विटी के अंदर भी ज्यादा स्मॉल और मिड कैप में डालूंगा। ट्रू। तो एज हैज नथिंग टू डू विद योर एसेट एलोकेशन। ये बहुत बड़ा मिथ है वैसे, एज का ना इन्वेस्टमेंट मतलब। अरे लोग है ना हर बहुत किसी को चीजें लगता है- सिंप्लीफाई करते हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन योर हाँ, इक्विटी। ये होता है। बिल्कुल, वो भी एक फॉर्मूला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने से ज्यादा अच्छा है कि आप पहले अपना गोल डिफाइन कर लो कि मुझे 3 साल का गोल है, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है। जितना लंबा आपका गोल होगा उतना ज्यादा आप रिस्क लेने की क्षमता रखोगे, चाहे वट एवर योर एज इज टुडे। मेरे फादर ने 60 की उम्र में एसआईपी चालू करी, तब तक वो स्टॉक मार्केट्स में खेलते थे। अच्छा। पर उनका गोल था कि मेरे को 80 की उम्र में ना तुम दोनों को 5-5 करोड़ का चेक देना है, तो उन्होंने उस हिसाब से किया। अब वो तो हाई रिस्क चल रहे सही हैं, लॉजिकली उनको हाई रिस्क चलना ही नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो तो 60 साल के हो चुके हैं। तो इट इज ऑल टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर गोल, बस सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब पैसों के बारे में ना बात करने में मजा सा आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ मिथ टूट रहे हैं, हाँ। कुछ ऐसी चीजें पता चल रही है। तो आपने एज हटा दिया, तो अब ये पूछूंगी नहीं मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिलीनियर कैसे बने जल्दी से बिल्कुल जल्दी, पूछिए, मिलियनेयर जल्दी बनने का भी तरीका ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बने इस लोग। पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है हाँ। ना, ये क्वेश्चंस ज्यादा इंटरेस्टिंग, लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार जल्दी से जल्दी कैसे मिलीनियर बने, बिल्कुल बन मिलीनियर सकते कैसे हैं, बने। बिल्कुल बन सकते हैं, जल्दी मिलियनेयर बन सकते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड द मिलियनेयर फास्ट लेन, ओके। और उसमें उसने बताया कि आप फास्ट कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं। लोग बने 7-7 साल, 10-10 साल, 15 साल के अंदर, 12 साल के अंदर मिलियनेयर बने। आप अगर 2 साल 4 साल में बनना चाहते हो तो मेरे पास विकल्प है। वही बताओ सर, हाँ, वही वो बताओ, बहुत अच्छा, ज्यादातर बहुत वही सुनना चाहते हैं, मैं हाँ। भी यही सुनना चाह रहा ठीक है, तो अगर आपको 2-3 साल में मिलियनेयर बनना ठीक है। तो पहले तो आप एक अमीर लड़की या अमीर लड़के को डेट कर सकते हो, हूँ। ये दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज कि अगर आपको डिजिटल फ्रॉड करना आता है तो आप बैंक लूट सकते हो, और ऑप्शन नंबर 3 कहीं आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप फिजिकली बैंक लूट सकते हो, तो आप बैंक भी लूट, मतलब फिजिकल बैंक। एक और ऑप्शन आता है जो शायद कट करना पड़ सकता है कि अमीर लड़की वाला जो आपने बोला, बताया मैंने। वो भी क्यों है, उसका बाई प्रोडक्ट वही है कि घर जमाई बन जाओ। अच्छा मतलब देखो, एंड ऑफ द डे आप तो यही कह रहे हो ना कि कोई भी आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है। अमीर पार्टनर ढूंढ लो, ठीक है, या फिर साइबर फ्रॉड मारो, या फिर फिजिकली ब्रेक इन करो किसी बैंक को और उसको लूट लो। इन तीनों के अलावा मैं तो नहीं जानता कि 2-3 साल में आदमी मिलियनेयर कैसे बन सकता है। मतलब मेरे पास और कोई नुस्खा नहीं है, और ये 3 में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो लगेंगे। हाँ। ठीक है, पहले में शायद ना लगे, वहां तो प्यार है, प्यार अंधा होता है। पर अगर 2 चीजें बाकी में आप करते हो तो मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो आप देख लेना। आपको जामतारा करना है, ये सब करना है पैसे बनाने के लिए, तो वो आपकी चॉइस है। क्रिप्टो में कमाया लोगों ने बहुत पैसा। देखिए अगेन, आप क्या होता है कि कोई बंदा मार्केट में 10 साल बैठा था, ठीक है, और उसने एक वेव कैच कर ली। ओके। आप देखिए, ऐसा है कि आप एक बंदा है जो रोज फिशिंग करने जाता है, रोज नेट में पानी में डालता है, ठीक है। बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, फिर शाम को आता है, उसके कुछ नहीं लगता। अब अचानक से उसको एक 25वें दिन 30वें दिन एक फिश लग जाती है, फीस लग जाती, ठीक है। बड़ी फिश लगती है, एकदम ऐसी बड़ी है जो मतलब खींचने में उसको दिक्कत हो रही है। अब वो एक चीज दिखा के अगर वो दुनिया को समझाना चाहता है कि भाई देखो, मैं तो गया था फिशिंग करने, मेरे को फिश लग गई, तो बेचने वाले की गलती नहीं है, खरीदने वाले की गलती है। उसने अपने 25 दिन की जर्नी तो नहीं बताई ना उसके पीछे की। नहीं बताई, ट्रू। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जितने मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं,
जेन्युइन लोग हैं, वो दिखाते हैं उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, पर वो बोलते हैं कि पहले 3 साल हमने लॉस किया, हमने सीखा है। आप में है वो पेशेंस सीखने का, तो आप सीखो पहले। पर आप डे जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग से मिलियनर बनना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। 1 आउट ऑफ 1 लाख चांस है आपका जीतने का। अगर आप इतना ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी गेम जीतना चाहते हो तो मतलब देन आई डोंट नो। कितने लोगों के सपने तोड़ रहे हो सर। नहीं, मैं देखिए, मैं फैक्ट बोलूंगा, हो सकता है लोग बोले नहीं यार ये तो कितने लोगों का बिजनेस मॉडल खराब हो रहा है पता है इस होने, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि मैं ज्यादा आज मेरा पॉडकास्ट से मोटिव सिर्फ ये है कि जो आज यंग लड़का इसको देख रहा है, यंग लड़की देख रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो बटन दबाएंगे और हरा लाल उनके हिसाब से होगा, वो नहीं होगा, और वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, उनके लोन्स बनेंगे। मैं तो पता ही नहीं कितने, मेरे को रोज आती है स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, सर आई एम अंडर सीवियर डिस्ट्रेस, सर मैं अपना पैसा कैसे रिकवर करूं, सर मैंने 15 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, सर मैंने 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया, 25 साल की हूं, मेरे से 1 करोड़ का नुकसान हो गया। 1 करोड़? 1 करोड़ का? अरे ऐसे कितने केसेस, क्योंकि अपना पैसा नहीं ना, दूसरों का भी पैसा ले लिया। अच्छा, वही मतलब भाई मेरा, अरे देख क्या हुआ, मार्केट में घुसे, 2 महीने पैसे बन गए, ठीक है, तो उनको लगा पुनिच भगवान है, और तो बोला अतुल भाई चलो आपका भी लेते हैं पैसा। मुझे भी लगा कि सामने यार ये तो इंटेलिजेंट आदमी है, 5 लाख मैं दे देता हूँ, रानी बोली मैं 5 लाख दे देती हूँ, ऐसे बहुत 50 लोग और बोले मैं 5 लाख दे देता हूँ, तो हो गया जी उसके पास तो 2 करोड़ का लोन, उसने 2 करोड़ घुमा दिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो जीरो हो गया। ये रियल कहानी है 22 साल के लड़के की, 80 लाख रुपए का नुकसान करके बैठा है 22 साल की उम्र में, 25,000 की तनख्वाह है। ये पैसे कहां से कब जिंदगी में वापस करेगा? 1 बैड फाइनेंशियल डिसीजन कैन टेक यू बैक 20 years इन योर लाइफ, और लोग ये बात समझते नहीं है क्योंकि दे वांट टू गेट रिच क्विक, बिकॉज दे आर सीइंग समबडी ऑन इंस्टाग्राम और देख रहे हैं कि वो गजब लाइफ जी रहा है। वो संजय की तरह अमीर नहीं बनना चाहते, या संजय की तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं अमीर नहीं हूं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। रिच होता है जब आपके पास अनाप शनाप पैसा हो। यस, ट्रू। मैं इतना इंडिपेंडेंट हूं कि मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, मस्ती के लिए काम कर सकता हूं। पर लोग चाहते नहीं ना, ये तो बुढ़ा आदमी 40 की उम्र में हुआ, 38 की उम्र में रिटायर हुआ, मेरे को तो 23 की उम्र में होना है। हाँ, तुम 23 के चक्कर में ना तुम 63 तक नहीं हो पाओगे। अच्छा, बता दिया ना। अब वो बंदे को जिंदगी भर मोहताजी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, ताकि दूसरों के पहले पैसे वापस कर सके। मैंने 100 का 50 होने में 50% गिरता है, 50 का 100 होने में 2 गुना एफर्ट लगता है। 2 गुना एफर्ट लगता है। चीजों को नीचे लाना आसान है, ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल है सर। सही बात है। तो ये जानबूझ के इतना हार्शली बोल रहा हूं कि ये सब मत करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, एसेट एलोकेशन करो, और देन आपने अपना मेथड फॉलो किया, उस मेथड में कभी ऊपर नीचे हो गया तो आपका सुपड़ा साफ नहीं होगा, आपके पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। और ये उधार लेके जो है ना, उधार लेके कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेरे को लोग मैसेज करते, सर मैं आपने SWP बताया था बहुत अच्छा लगा, तो मैं 1 करोड़ का उधार लेके SWP कर लूं? मतलब कैसे? अच्छा, उधार लेके क्वेश्चन है यार। अच्छा, लोग टिप पे विश्वास करते हैं। हाँ, आप मुझे बताओ, विश्वास करते हैं हाँ, बहुत ज्यादा। आप मुझे बताओ कोई महंगी चीज सस्ती जगह पे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो कैसे मिल रही है आपको टिप? तो वो महंगी है ही नहीं ना, दैट हैज नो वैल्यू। कोई भी महंगी चीज अगर आपको सस्ती जगह मिल रही हो तो पहली फुर्सत में भाग जाओ। ये जानना लॉटरी टिकट बहुत जरूरी है। आपको अमीर बना रही है कहाँ पे कोई रेडी के कॉर्नर पे बिकती है, वहां पे टिप वहां पे बिक रही है, ये होगा ऐसा होगा। जो अमीर लोग, देखिए आप लोग है ना, या हम लोग क्या गलती करते हैं, अभी जैसे लॉटरी की टिकट कहाँ बिकेगी? गरीबों के मोहल्ले में। कभी ओबरॉय होटल में देखा है लॉटरी की टिकट बिक रही है? या ताज होटल में देखा है? क्योंकि वहां का बायर जानता है कि ये सब यूजलेस चीजें हैं, पर वहां झोपड़ी का बायर जानता है कि यार मैं तो मुश्किल से 12,000 कमा रहा हूँ, ये एक टिकट एक बार लग जाए, एक बार बस भगवान एक एक बार बार होप पे जी रहा है ना। होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। शायद यहाँ से ही आया था कि इतने सारे लोग क्यों बहुत जल्दी अमीर होना चाहते। जब आपके पास दिमाग है, आपको वो सोचना चाहिए। और आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही अच्छा गोल हुआ, रेदर देन माइंड में ये रखना कि बहुत जल्दी मेरे को बहुत कुछ करना है। ये होना चाहिए कि कैसे मैं फाइनेंशियली फ्रीडम को मतलब अचीव कर सकूं। अब बहुत ट्रेडर्स लोगों के बारे में आपने बताया, एक बहुत बड़ा दर्द है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का, उसको भी क्लियर कीजिए कि यार एक तो हम 30% टैक्स दे रहे हैं अगर उस स्लैब में आ रहे हैं, फिर चाहे घर खरीदना हो चाहे गाड़ी खरीदना हो, सब में टैक्सेस कर रहे हैं। ये हमारा दर्द कैसे खत्म हो? देखिए, दर्द जो आपने वर्ड यूज किया, एक्चुअली वो दर्द अब स्ट्रेस में बदल गया है। और स्ट्रेस का मतलब होता है कि ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स विच यू कैन नॉट एंड नॉट एक्टिंग ऑन थिंग्स विच यू कैन। मतलब जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, और जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। इसी से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है।
अब आप क्या निर्मला सीतारमण के पास जाके झगड़ा कर सकते हो कि मैडम रेट कम कर दो? नहीं कर सकते। वो जो करना चाहेंगी करेंगी, उनकी खुद की परेशानी है। आज उनका 16 लाख करोड़ का डेफिसिट आता है बजट में, आता है। आपको और मेरे को कहाँ से रिलीफ दे देंगी? सही बात। आज 80 करोड़ हमारे भाई बहन फ्री का राशन खाते हैं क्योंकि हम कुछ टैक्स देते हैं। खाने दो, कोई चक्कर नहीं है, वो सक्षम नहीं है। घर में अगर आपके एक परिवार में 5 बच्चे हैं, उसमें से 4 सक्षम नहीं है, 1 सक्षम है, तो बोझा किस पे आएगा? हाँ, जो सक्षम है उस पे आएगा। तो हमारी भी वही स्थिति है कि 20% लोग सक्षम है, 80% लोग असक्षम है, तो 20% लोगों पे बोझ आएगा। अब माँ तो क्या बोलेगी जो बेटा कमाता है, बेटा तू कमा ले, ये तो नदारद है, तू कमा के खिला दे इसको, तू आज 2 रोटी कमा पा रहा है, चल कल के 3 कमा। तो आप ये सब हम लोग को फोकस करना ही नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट क्या टैक्स ले रही है क्या नहीं ले रही है। आप इस देश में रह रहे हो, आपकी चॉइस है, आप जियो इस देश में, इस देश के उसूल फॉलो करो। तो फिर वो सर्विसेज पे भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब लाइक इस बार अरे बजट आप क्वेश्चन कर भी लोगे तो अचीव क्या करोगे? अगेन पॉइंट इज कि क्या अचीव करो। मैं और आप यहाँ बहस करके क्या अचीव कर पाएंगे? एक ही चीज हम कर सकते हैं अतुल जी, जो लोग नहीं करना चाहते, अपनी स्किल्स पे वर्क करके अपनी सैलरी को डबल करो। आज आपकी सैलरी 25,000 है, उसको 50,000 करो। आप आज आपकी सैलरी 1 लाख है, उसको 2 लाख करो। आज आपकी सैलरी 2 लाख है, उसको 5 लाख तो करो। ये तो नेवर एंडिंग नहीं हो गया? मतलब आई थिंक मेरे को लगता है कि जो पैसे की वैल्यू है आज जो है वो शायद कल और कम हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे स्किल्स पे काम करना है, तो मैं उतना मेहनत जो 1 लाख के लिए कर रहा हूँ 1 महीने 1 मंथ पे, वो मैं फिर दुगना करने के लिए कर रहा हूँ। ये तो नेवर एंडिंग नहीं हो गया आपके हिसाब से? देखिए नेवर एंडिंग क्यों होगा? अगर आपने साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स करी, मैंने भी तो यही किया। हाँ, अगर आपने नेवर एंडिंग तब करोगे जब आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही काम करते थे, मतलब मेरे साथ इन द सेंस मेरे बैच के ही थे, मेरे साथ ही पढ़े लिखे थे, मेरी उम्र के होंगे या मुझसे 1 आधा साल माइनस या प्लस होंगे। उन्होंने जब पैसे उनके बढ़े तो उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी। एक बंदे की सैलरी 3 लाख हो गई और वो 20,000 की एसआईपी कर रहा है। मैं 3 लाख के टाइम पे 1.25 लाख की एसआईपी करता था। अच्छा, हाँ, 3 लाख के टाइम पे 1.25 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा हूं। ये जरूरी है इन्वेस्टमेंट तो साथ ही उन्होंने साथ क्या करते किया? रहो। उन्होंने गाड़ियां खरीदी, उन्होंने बड़े बड़े घर खरीद लिए, उन्होंने क्या कहते हैं क्रिस्टल खरीद लिया, उन्होंने जाके वेकेशन कर ली। भाई वो लग्जरी खरीद रहे थे और मैं अपना समय खरीद रहा था। आज वो अभी भी लग्जरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो अपना समय नहीं खरीद पा रहे, रो रहे हैं, धो रहे हैं, अच्छी तनख्वाहों पे 5-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाहों पे, पर रो रहे हैं कि यार संजय यार अभी वो ईएमआई इतनी चल रही है, अरे वो टैक्स कट के इतना ये हो गया, अब तो स्लैब ही। उनके लिए चिंता है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो मैडम जो ले लेंगे क्या करें, हमारे पास बच्चा इतना बच्चा है कि हम आज का जीवन निकाल सकते हैं। हर कोई पहुंचना चाहता है तो वो पहुंचना तो चाहते हैं। अरे आप बोल रहे हो पर अपने एक्शंस में भी तो डालो यार। आप बोलते हो मेरे को ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए और सुबह 9 बजे उठ रहे हो, कहां से मिलेगी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी भाई? ट्रू। जिम की शक्ल नहीं देख रहे, कहां से मिल जाएगी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी आपको? आप बोलो मेरे को एथलीट बनना है, ओलंपिक्स में जाना है, और आप सुबह 4 बजे, वो कपिल देव का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, वो बोलते 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे मैदान पे पहुंचने का टाइम है। लोग अपने आप को फन्ना खा समझते हैं अगर 4 बजे उठ जाए तो, वो 4 बजे मैदान पे होता था। तो भाई आप लोग को जो चाहिए उसको पहले चाहिए नहीं होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए होना चाहिए। सही है। वो उतना हम सीटीसी कहते हैं ना शिद्दत से- जैसे, हाँ सीटीसी बोलते हैं। तो सीटीसी का मतलब होता है चाहिए तो चाहिए। हाँ, कॉस्ट। तो अगर आप चाहिए तो चाहिए वाले मोड में जाओगे ना, तब आपका काम होगा। नहीं तो आप ये सोचोगे काश मैं भी संजय सर जैसा फ्री हो जाता, यार क्या मस्त आदमी है। मस्त आदमी के पीछे जो 16 साल मैंने मेहनत करी, जो मैंने उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइजेस किए, मेरे दोस्तों ने उस टाइम लग्जरी आइटम्स ली। मेरी सबसे महंगी गाड़ी होंडा सिटी थी, जब मैं रेंज रोवर ले सकता था। अच्छा, जो मेरी सैलरी थी मैं उसमें रेंज रोवर ले सकता था, पर मैं होंडा सिटी में चलता था। अभी तो यही नैरेटिव होता है, लेकिन जैसे ही पैसा है लग्जरी शो ऑफ और ये कूल। देखिए बट एक टाइम बाद क्या वो होता फिर वही बात है कि आप है, regret वॉरेन कर बुफे रहे का होते हो। स्टेटमेंट है, द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी। अगर आप ये दिखाना चाहते हो सही बात। कि आपके पास पैसा है, तो उससे ज्यादा कोई तेज तरीका नहीं है कि आप अपना पैसा खो बैठोगे। तो द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी। आपने कभी आप अगर सुपर रिचों को देखो, चलो अब ये अंबानी को छोड़ देना, जैसे राधा किशन धमानी साहब हैं, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, लटका हुआ चश्मा, आप उनको देखो, बोलो यार ये आदमी कहाँ से अरबपति दिख रहा है, सुपर अरबपति, 10वां सबसे अमीर आदमी है देश का। सही बात है। वो देख के ऐसा लगता है कि बड़ा सिंपल सादगी सा एकदम। तो वो उनकी शैली बन जाती है। ये जो ब्रांड्स बने हैं ना, ये अमीरों के लिए नहीं बने, ये अमीर दिखने वालों के लिए बने हैं। सही बात है। सबसे ज्यादा तो अमीर दिखने के लिए ही लोग ब्रांड्स पे, मैं गुच्ची का हैंडबैग लेके घूम रही हूँ, सही बात। या फिर मैं टॉम फोर्ड का चश्मा पहन के घूम रहा हूँ। आप कर सकते हो जब आपकी इनकम अलाउ करे। मेरा रूल है, जैसे इफ यू कैन बाय ट्वाइस यू कैन बाय वंस। इफ यू कैन बाय ट्वाइस, हाँ, ओके। इफ यू कैन बाय ट्वाइस यू कैन बाय वंस। अगर आप एक चीज 2 बार खरीद सकते हो तो आप 1 बार भी खरीद सकते हो।
ये अच्छा फॉर्मूला है ये। हाँ, अगर उसको मैं औकात कहता हूँ, दिस इज ऑकात फॉर्मूला। अफोर्ड करने लोग वाला। पता नहीं मेरी औकात है कि नहीं है। हाँ, तो औकात इज इफ ऐसे यू कैन पता बाय नहीं। ट्वाइस, यू कैन बाय वंस। बाई मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लोन में बोल रहा हूँ लोन कि नहीं just भाई normal? साहब, लोन क्या होता है, मेरे को आवाज ही नहीं आती। तो ऐसे अंदर घुसता ही नहीं कुछ। ऐसे तो फिर जब मैं घर के बारे में बात कर रहा हूँ हाँ। कि बाइंग अ हाउस और लोन लेके हाउस, तो फिर मैं इसको कैसे बाइंग अ हाउस तो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, और मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, कैसे? पेपर पे प्रूव कर सकता हूँ। हमें तो यही सिखाया जाता है कि यार आप थोड़ा बहुत जब पैसे कमाना शुरू करो, सबसे पहले अपने लिए अपना घर होना लो। चाहिए। हाँ अपना घर होना चाहिए। ठीक है। आप उस पर होम लोन ले रहे हो, हाँ उस तो पे अपना home कैसे loan हुआ? लेंगे। तो एक टाइम बाद तो हो जाएगा ना अपना। कितने टाइम बाद होगा? मतलब आई थिंक 10 साल 20 साल बाद हो जाएगा। ठीक है 20 साल का होम लोन होता है, 25 साल का होम लोन होता है। ठीक है होता तो है। 25 साल तो आप मालिक नहीं हो ना प्रभु उसके। 20 तो कुछ लोग पहले भी उसको चुका देते हैं ठीक है, कुछ 10 साल में चुका देंगे, 15 हाँ, से ये होता 10-15 साल से पहले कोई नहीं चुका नहीं पाता। चुका पाते, ठीक है। बहुत रेयर चांस है, कोई 0.1% लोग होंगे जो चुका पाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो आप 20-25 साल जो है एक बैंक के घर में रह रहे हो, पहले तो उसको अपना बोलना बंद करो। वो सिर्फ रजिस्ट्री आपके नाम पे, डॉक्यूमेंट तक आपके हाथ में नहीं है, वो भी बैंक पे जमा है। तो घर आपका है नहीं, तो आप एक काम करो ना, अगर आपको 25 साल में ही वो डॉक्यूमेंट मिलना है, ठीक है। तो पहले 25 साल एसआईपी कर लो। हाँ आज मैं आपको सिंपल इक्वेशन बताता हूँ। ठीक है। 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, आप कोई भी गांव 1 करोड़ कूचे में भी लेना चले चलो सर, 1 करोड़ नहीं का 1 करोड़ घर है यहाँ दिल्ली एनसीआर है। की बात कर लेते हैं ना हम लोग। 25 लाख रुपए तो आपको डाउन चाहिए। हाँ, उसपे ठीक। 12 लाख रुपए सबसे पहले आपको उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, 6-7% स्टैम्प ड्यूटी है, Stamp 5-1% आपका जीएसटी है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो 12 लाख तो सरकार ले जाएगी सबसे पहले फुर्सत में आपसे। ठीक है ले जाएगी। अगर आपको 1 करोड़ 12 लाख का घर लेना है, तो आपके पास 25 लाख रुपए डाउन होने चाहिए। ठीक है। 25 लाख रुपए डाउन होने चाहिए, उसकी भी तो कोई कीमत होगी ना। आप उस पैसे को अगर एफडी में रखते तो उससे भी तो ब्याज आ सकता था। आ सकता तो मैं ये मानता हूं कि पूरा 1 करोड़ 12 लाख आपने लोन में ले लिया, आपकी किस्त बनेगी 90,000 रुपए महीने की। 90,000 तो बहुत ज्यादा महीने की 20 साल के लिए। अभी सुनते रहो, कथा खत्म नहीं हुई, ठीक है। और आपका वो घर मिलेगा आपको भाड़े पे 20,000 में, शुरू में मिलेगा 15,000 में, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मैं एवरेज 20,000 पकड़ रहा हूं, ठीक है। आप एवरेज 25,000 पकड़ लो कि 20 साल के दौरान आपको 25,000 की एवरेज पकड़ेगी उसकी। ठीक है। तो 90 में से 25 माइनस करो, कितना बचा? 65,000 रुपए। 65 बचा। अगर आप 65,000 रुपया का एसआईपी डाल दो, आप 90,000 का मत खरीदो, आप बोलो मेरे को 90,000 किस्त देनी थी घर की, ठीक है। 25,000 आपने भाड़ा दे दिया, 65,000 आपके पास बच गया। ठीक है, बच ये गया। 65,000 की आप 20 साल की एसआईपी कर दो, आपके पास 7 करोड़ रुपए होंगे एंड ऑफ द 20 ईयर्स। अब आप ले लो वो घर जाके डाउन पेमेंट देके, बोलो मेरा घर है। ये लेकिन कन्विंस कैसे होते हैं पता है इसमें, कि मैंने बहुत लोगों को ये बोलते सुना है कि यार मैंने ना 70 लाख में लिया था, आज उसकी कीमत हो गई है 1 करोड़। आप बेच रहे हो 30 लाख क्या? रुपए। घर बेच रहे हो? नहीं ये क्वेश्चन कोई नहीं। हाँ। मतलब हर कोई बस ये बता रहा होता है कि देखो अब इतना हो गया, हाँ। तो रेट्स तो बढ़ते ही जाएंगे। हाँ। तो आप क्या करो, अभी ले लो, क्योंकि वो आगे भी बढ़ना ही है। तो आपका वही तो मैं कह रहा हूं कि हाँ। अगर वही पैसा आप एसआईपी में डाल दो तो आपके पास 6 करोड़ होगा एंड में। तो क्या वो 1 करोड़ वाली चीज 6 करोड़ हो गई है? मेरे को नहीं पता कोई ऐसा घर जो 20 साल में 6 गुना 7 गुना हो गया हो, ट्रू ट्रू। या फिर अब हो जाएगा। नहीं वो 2 करोड़ वाला घर 12 करोड़ तो होने से नहीं रहा। हो सकता। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो उस टाइम तो आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस होगा, आप उसमें से ले लेना। बहुत सिंपल सा मैथ है वैसे ये जो आप बता रहे हो, बट वो अंडरस्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि यार अपना होना जरूरी है। तो उसके चक्कर में हम भागते हैं। अगर आप अपना है तो बहुत भगवान की कृपा, आप पेपर, अगर बैंक के पास पेपर है तो वो आपका नहीं है। मस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे मतलब अगर आप देखिए अभी भी आप डिफेंस कर रहे हो क्योंकि आप कन्विंस्ड नहीं। मेरे घर पे भी आर्गुमेंट होता है, मेरी मम्मी कहेंगे नहीं तूने घर नहीं लिया। मैं बोला जिस दिन इतना कैश हो जाएगा मैं इतने का घर ले लूंगा। क्योंकि मैं कब तक पॉडकास्ट में सिर्फ लोगों के प्रॉब्लम्स को पूछते रहूं, मेरी प्रॉब्लम्स भी सुनूंगा कि दिमाग में सिर्फ ये प्रेशर, यार ये इस टाइम तक तेरे को घर चाहिए, इस टाइम तक ये जरूरी है, इस टाइम तक ये जरूरी है, ऐसा करो वैसा करो। बाहर निकलो। सी देयर आर 2 इन्वेस्टमेंट्स व्हिच विल गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न। 2 इन्वेस्टमेंट्स। Okay. हाउस इज अ फूलिश इन्वेस्टमेंट एट यंग एज, क्योंकि एक तो वो आपको बांध देता है, कुत्ते का पट्टा है वो, आपको एक लेवल से ज्यादा जाने नहीं देगा। लायबिलिटी और एसेट हाँ। की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए एसेट तो फिक्टिशियस है ना, ठीक है। आपने घर ले लिया, आप बेचने वाले हो क्या उसको? नहीं पर मतलब किस्त तो हर महीने देनी है, True. तो किस्त तो देनी ही देनी है, वो तो शाश्वत सत्य है। तो शाश्वत सत्य तो आपको देना है, वहां आपका असेट बढ़ रहा नहीं है, मतलब या फिर असेट मोनेटाइज नहीं हो रहा, बढ़ रहा होगा, पेपर खातों में बढ़ रहा हो। सही बात है। अब खातों में बढ़ते हुए असेट को कैसे मोनेटाइज करते हैं आपको पता है? उस पर लोन लेके, तो आप फिर से लोन ले बैठोगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अभी आता हूं मैं, 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा निवेश पे रिटर्न्स देने वाली हैं। Okay. एक है आपका खुद का भेजा, जिसपे कोई निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि जब मैंने 22 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली, 24 साल की उम्र में पढ़ाई कर ली, मैं भगवान हो गया, अब नहीं पढ़ना है अब मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हाँ ये है। और मैं जिंदगी भर 5% रूल पे चला हूं कि मेरी तनख्वाह का 5% का मेरे को कोर्स करना है, मतलब करना है। आज भी करता हूं। ऐसा नहीं है आज फाइनेंशियली फ्री हो गया तो एजुकेट नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा एआई के कोर्सेज मैं करके बैठा हूंगा। अच्छा, कोई एआई का कोर्स आ जाए मैं कर लेता हूं सबसे पहले। बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज ऑन ऑन योरसेल्फ। योरसेल्फ, क्योंकि यहां पे आपकी तनख्वाह जो होती है ना, आप 25,000 की तनख्वाह को अगले साल 1 लाख पे भी लेके जा सकते हो। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, एक एक 2-2 ले साल आ के अंदर 4 गुना हो गई तनख्वाह। हो जाती है। क्यों ही उन्होंने अपने स्किल पे काम किया। पर आप कोई शेयर 25,000 का खरीदो, इसकी गारंटी नहीं है वो अगले साल 1 लाख होगा। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपकी है जो सबसे ठीक अच्छा है, रिटर्न देगी दिमाग वो हो ये गया। है। ठीक तो घर में पैसा मत फंसाओ, यहां डालो जितना डाल सकते हो। ये सबसे ज्यादा चर्निंग है इसकी। सेकंड है आप एसआईपीज करो, क्योंकि जो आप लायबिलिटी ले रहे हो उसकी जगह आप इसको एक इन्वेस्टमेंट बना दो। True, खुदा ना खास्ता कल को ऐसा कोई मौका आ गया कि 6 महीने आपकी तनख्वाह नहीं बची, तो आप तो घर की किस्त नहीं दे पाओगे। नहीं दे हो गया, पाएंगे। बाजा बच गया। और पर आप एसआईपी में आप एसआईपी रोक सकते हो, आपका सिबिल खराब नहीं होता। आपका एसआईपी 6 महीना नहीं होगा, वो बैंक में हिट होगा, बैंक में मना हो जाएगा कि भाई पैसे नहीं है, ओके थैंक यू नो प्रॉब्लम, बाद में डाल देंगे पैसा। एसआईपी एसआईपी में कोई लायबिलिटी नहीं है ना, ईएमआई इज अ लायबिलिटी। फिर इज्जत खराब, नाम बहुत ज्यादा, खराब, बहुत कुड़की, पेनल्टी, सिबिल खराब। तो ये सब हैसल्स आप यंग एज में क्यों लेना चाहते हो? क्यों लेना है? ट्रू, और जबकि घर भी आपका नहीं है, नहीं है वो, सिर्फ नाम का आपका है कि भैया मैं ठीक है यार रजिस्ट्री पे मेरा नाम है, पर रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बैंक के पास है। सही बात है। या तो भाई आपकी हिम्मत होगी पूरा खुद के नाम पे ही खुद के दम पे 100% पूरा कैश लेके जा कैश लेके जाओ, करोड़ रुपए पटको मुंह पे और लेके आओ घर। अभी आपने लोन और सिबिल के बारे में बात किया, ऐसी मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। आई थिंक किसी ने ना अपने लोन ना क्रेडिट कार्ड से सेटल कर दिया था। क्रेडिट कार्ड का लोन सेटल कर या दिया। मतलब ये ऐसे कुछ मेरे को याद आ रहा था स्टोरी। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसमें था प्रॉब्लम है कि सिबिल बहुत ख़राब होता है इससे। क्राइम है, क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम है ये। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे कभी लोन ना लेना हो तो ये क्राइम आप कर लो कि आप लोन को सेटल कर लो या क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल कर लो। अब वो व्यक्ति को लोन नहीं मिल सकता। नहीं, अब तो मेरे से क्राइम हो गया, हाँ, मान लो हो अब आपका देखो क्राइम हो गया तो अब बस यही है कि आप धीरे धीरे सिबिल को इंप्रूव करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, पर सिबिल फिर भी वहां नहीं पहुंचेगा जहां पे था। उसको स्टार्ट करने के लिए आप फिर से क्रेडिट कार्ड लो, आपको एफडी बेस्ड बैक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब ओके, आपको लिमिट नहीं मिलेगी, जैसे मुझे बैंकों से आज 25 लाख की लिमिट है। या वो क्यों है? क्योंकि मैं पिछले 14 साल से क्रेडिट कार्ड सर्विस कर रहा हूं। 14 साल से मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है जो मैं दाम दाम हर बार टाइमली बेसिस पे पेमेंट करता हूं। वो नहीं होगा। तो वो नहीं होगा। पर अगर आप 20,000 की एफडी रख दो तो हो सकता है आपको 10,000 की लिमिट का कार्ड मिलेगा। फिर उसकी जिंदगी फिर से शुरू करो, उस पर क्रेडिट लो, स्वाइप मारो, स्वाइप करके टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, फिर स्वाइप मारो, फिर पेमेंट करो, तो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा थोड़ा उठेगा। पर वो कभी वहां नहीं पहुंचेगा जहां वो था, क्योंकि इज्जत एक बार गई, सिबिल एक बार खराब हुआ तो हो गया, मतलब वो क्राइम हो गया। वो क्राइम हो चुका है। एक बार क्राइम का धप्पा लग गया तो फिर जो इज्जत है वो एक लेवल कम हो ही जाती है। फाइनेंशियल इज्जत है ये, फाइनेंशियल रिवाइव ही नहीं होगा वो। हट रिवाइव होगा, उतना नहीं होगा जितना नहीं था। होगा। मतलब एकदम 100% वहां नहीं पहुंचोगे वापस। तो ऐसा करना नहीं है, ये क्राइम। ये देखो क्या है कि लोगों को प्रॉब्लम ही है ना, Knowledge किसी के नहीं पास फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है। मैं किसको क्या ब्लेम करूं? हमारे को किसी को सिखाया गया क्या? सही बात है। भाई जैसे मेरे को लगता है कि जॉब में आप घुसते हो, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल करते हो, तो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए ना ऐसा कोर्स बनना चाहिए। आई थिंक कोर्स होते कि भी तभी हैं। आपका हम इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करेंगे जब आप इसका एग्जाम देके बैठो। और मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। कम नहीं, जीरो है। अच्छा, जीरो है। हाँ, कब फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जितनी बातें मैंने आपको बोली उसमें से कितनी बातें कितने लोगों को पता होंगी? मतलब बहुत कम। तो बस यही है, ऑलमोस्ट 0.000 ये आई थिंक सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। मैं जब पॉलिटिकली जब किसी के साथ बैठ रहा होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। मे बी फाइनेंशियली वो एक बार लेते हैं उस टाइम जब हमें आईटीआर भरना होता है कि यार कैसे पैसे बचाएं, कि यहाँ पे ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम लें, कि इसमें कहाँ से हम ज़्यादा वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सेकेंड टाइम जब मैं पॉलिटिकली भी बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। आई थिंक डूम्ड टुवर्ड्स जस्ट वर्किंग। और नहीं, ऐसा नहीं, देखो पॉलिटिकली ना कोई इम्पैक्ट नहीं है एम्प्लॉय की लाइफ में। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, सपा आए, बसपा आए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। आदमी को सुबह उठना है, उसकी जिंदगी की तकलीफें इतनी ज्यादा है कि वो सोचता है यार कोई भी बैठे वहां पे, मतलब वो तो उसने मेरी बैंड बजानी है। लेकिन हाँ, बट मुझे लगता है देखिए अवेयरनेस होना अलग बात है, बट उस पर एक्शन लेना अलग बात है। तो मेरे को लगता है पॉलिटिकली अगर बंदा इतना ना हो तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, पर फाइनेंशियली हो तो आपका रोज का काम है भाई। सही बात। आपकी जिंदगी उस पर निर्भर करने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स उस पर निर्भर करने वाले, आपका फ्यूचर उस पर निर्भर कर रहा है। तो वहां तो एफर्ट लेना चाहिए आदमी को, पर वहां पे भी नहीं लेता। फिर वो तड़पता है, मरता है, रोता है। आज देखो 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया
लिव्स पेचेक टू पेचेक। हाँ, अगर आप अगला पेचेक उनका उड़ा दो तो उनको पता नहीं करना क्या है। और इसलिए वॉरेन बफे इसके लिए भी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम तो यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अच्छा, ओके, वही तो बता रहा हूं कि अगर आपका आज चेक आना बंद हो जाए, कॉर्पोरेट का बात है, चेक आना बंद हो एक जाए, एक अगर मंथ का सैलरी कुछ दिन अगर वेट भी हो जाता है, हाँ मतलब यार 2 दिन सैलरी लेट हो नहीं जाए आया, तो उत्पात मच ऐसे हो जाता है। जाता है कि यार पैसे नहीं आए, अब कैसे होगा। तो ये कॉर्पोरेट इंडिया आज भी 95% ऐसे लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक रहते हैं, जिनका अगले महीने अगर पेचेक नहीं आया तो उनकी जीवन खत्म है। वो ट्रेडमिल पे भागे जा रहे हैं, जो बंद नहीं कर सकते। वो शेर की सवारी करके बैठे हैं। बहुत दुख दर्द उसके है। सामने गिरेंगे तो खा जाएंगे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब अगर जो कॉर्पोरेट और ये वाली सेल्फ चीजें- इंड्यूस्ड है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड है। ये चीज सॉल्व की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी solve की प्रॉब्लम जा है। सकती है। अगर आदमी बस थोड़ा ध्यान दे दे, अपने गोल्स बना ले, गोल्स के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर दे, बजटिंग कर ले, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो बहुत बहुत आराम से की जा सकती है। True. ऐसे ही कुछ मैं कुछ कॉमन चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये डाउट रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे अगर देख रहा हूँ, मैं ओपन किया, आजकल शॉर्ट कंटेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी रील कुछ आई मेरे पास कि शाहरुख खान ने अपनी बेटी को एक एग्रीकल्चर लैंड टैक्स बचाने के लिए, तो मेरे को लगा ये होता है तो मैं घर खरीदूँ या फिर कुछ करूँ, उससे अच्छा एक एग्रीकल्चर लैंड ले लूँ। तो ऐसा एग्रीकल्चर देखिए क्या अगेन क्या होता है कि ये जो बड़े लोग हैं, जितने भी लोग हैं, दे नो हाउ टू मैनेज द लूप होल्स ऑफ हर सिस्टम। हर सिस्टम के लूप होल्स होते हैं, ठीक है, और अमीरों की ये खासियत होती है कि उन लूप होल्स को वो यूज कर सकते। ठीक है, तो मैं किसी को इसमें क्या ब्लेम करूं, या अगर हम अज्ञात हैं, हम वो लूप होल्स नहीं इनकैश कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है। वो सरकार जो उनको ऑफर कर रही है लूप होल्स, उसको वो यूज कर रहे हैं। उन पे कौन सा लीगल नोटिस आ गया, टैक्स नोटिस आ गया? नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने सही चीज करी है। आपकी मेरी नजर में गलत है, नहीं, लॉ की नजर में गलत मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा। कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो आप ये ना भगवत गीता का एक श्लोक है, हाँ, और वो श्लोक है 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। ओके, उसमें कहा है अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। इसका मतलब ये है, अज्ञान और जिसमें श्रद्धा नहीं होती, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, ऐसी डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, मतलब ना इस लोक में ना किसी और लोक में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसको अगर अपन रियल लाइफ में कन्वर्ट करें, आज कितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं टैक्सेशन को लेके? बहुत कम। तो उनमें नॉलेज नहीं है। नहीं है, अगर उनमें नॉलेज नहीं है तो कन्विक्शन तो कहाँ होगी? नहीं होगी। आपकी कन्विक्शन कैसे आती है? अब मेरी आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इतनी कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि मुझे नॉलेज है। ट्रू। मैंने पैसा बनाया इसलिए नहीं है, मैंने नॉलेज थी मेरे को, मैंने उसको कन्विंसिंगली यूज किया और मैंने पैसे बनाए। नॉलेज कॉन्फिडेंस भी देता है आपको। वही कन्विक्शन, कन्विक्शन इज कॉन्फिडेंस। आपका कन्विक्शन आ जाता है ना कि ठीक है यार, हाँ, एसआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है। सही बात है। तो आज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज कहाँ एफर्ट डाल रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए? कौन सी किताब लेके बैठे तुम? कौन सा तुमने कोर्स ले लिया जिससे तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज मिले? कौन से तुमने टैक्सेशन के रूल्स पढ़े? आज मुझे बताओ, किसी को 80C के पूरे डेबिट सी नहीं पता क्या होते हैं। आपको पता है, मैं जब इनकम टैक्स फाइल करता हूं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हिला रहता है कि यार ये कुछ ऐसा ना पूछ ले, क्योंकि मैं इतना डीप स्टडी करता हूं टैक्सेशन के लॉज को। अच्छा, भाई मेरा पैसा है ना, मेरी बात है। जवाबदारी है, पेन मेरा है। पेन आपका है। मैं हर बार जब भी टैक्सेशन का आता है ना, जो भी अमाउंट भेजता है मेरा सीए कि भाई आपका इतना ड्यू है, ठीक है, मिनिमम उसको 30% कम करता हूं मेरे बातों अच्छा। से। आपने ये क्यों नहीं फैक्टर किया, आपने ये नहीं देखा, आपने ऐसे नहीं देखा, आपने ये वाला डिडक्शन क्यों नहीं लिया, नहीं ये रिस्की हो सकता है तो ले लो, नोटिस आएगा तब देखेंगे। तो फिर मैं कॉल्स ले सकता हूं कि ठीक है, क्योंकि मुझे नॉलेज है कि 1 out of 100 टाइम्स है कि ऐसा नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा तो सिर्फ वो डिसअलाउ करेगा, उससे ज्यादा नहीं उससे करेगा। ज़्यादा नहीं करेगा। तो मुझे रिस्क भी पता है। हाँ, अब इतनी नॉलेज लेने के बाद अगर मुझे लोग लकी बोलेंगे तो फिर यार मैं क्या बोलूं? फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पूरा Precisely. बेस्ड हो गया। बट अभी आपने ना कन्विक्शन का बात किया, तो मैं ये बोलूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ट्रू होता है। 100% ट्रू है। हमें फाइनेंस में सिखाया गया है। अच्छा, मैंने अभी तक आपको क्या बोला, इन्वेस्टिंग कैसी होनी चाहिए? गोल बेस्ड। ठीक है। बार बार एक ही बात बोला, गोल बेस्ड गोल बेस्ड गोल। तो गोल क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। आप मेरे को 5 साल बाद गाड़ी चाहिए, क्या ये मैनिफेस्टेशन है? फाइनेंस के हिसाब से वो गोल बन गया। अब जब गोल बनता है, जब योर वाई इज क्लियर, योर व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली हैपेंस। सही वाई क्लियर हो गया ना, मुझे गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है? मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे करनी है? अच्छा, इतनी इधर करूंगा, इतनी इधर करूंगा, इतनी इधर करूंगा। अब आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया, उस पर एक्शन ले लिया, आपका गोल अचीव हो गया।
आज नहीं तो कल हो गया। आपने 5 साल सोचा था, हो सकता है 5.5 साल में हो जाए। नसीब अच्छा है तो 4.5 साल में हो जाएगा, 4.5 साल। क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। इफ यू कैन, वो हेनरी फोर्ड का एक स्टेटमेंट था, यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। जो भी है दिमाग हाँ, अगर आप सोच सकते हो कि सही मैं बात कर है। सकता हूं तो भी आप सही हो, अगर आप सोच सकते हो मैं नहीं कर सकता हूं तो भी आप सही हो। सही बात है। तो शुरुआत जो यहां भी से है ही यहाँ से ही शुरुआत तो होता है। मैनिफेस्टेशन, हाँ, अब आप बोलो कि मैनिफेस्टेशन को आज लोग मजाक बनाने लग गए हैं कि मैं रात को सोऊंगा और मैं बोलूंगा कल मेरे पास 100 करोड़ हो, तो वो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं, उसके लिए गाली है, वो मैं नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप एक गोल बनाते हो। सही बात। उस गोल के प्रति फिर आपको लगता है, अरे यार ये गोल अचीव करने के लिए ना मेरी एक्टिव इनकम में 30% ज्यादा होनी चाहिए। फिर आप रिवर्स वर्क करते हो, मेरी एक्टिव इनकम 30% कैसे ज्यादा होगी। मैं आपको एक केस बताता हूँ। ठीक है। मेरे साथ एक जूनियर काम करती थी, शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार अप्रेजल सीजन हुआ, हाइक मिली, जो भी मिलना था एज पर रूल्स मिल गया उनको। ठीक है। अब अगले दिन उनका मेरे को मैसेज आया कि आई वांट टू स्पीक टू यू। तो मेरे को लगा पता नहीं शायद खुश नहीं होंगी अपने अप्रेजल से, हाँ। पर मेरे पास उससे ज़्यादा देने का स्कोप नहीं था। ठीक है। तो वो आई मेरे पास, वो बोले कि संजय सर, मेरे जो पीयर्स हैं, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनकी तनख्वाह हो गई है 14 लाख रुपए साल की। अच्छा। और आपने जो मेरा अप्रेजल करके मुझे यहाँ रखा है, मैं अभी पहुंची हूँ 10 लाख रुपए पे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो मेरे को लग गया कि इसने मेरे को हिंट दे दिया कि इसको 14 लाख की इनकम चाहिए। उसका अगला क्वेश्चन ना, मतलब मैं उसको खड़े होकर सैल्यूट किया। अच्छा। उससे बोला, सर मुझे सिर्फ ये बता दो कि व्हाट कंट्रीब्यूशन शुड आई डू टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट नेक्स्ट ईयर मेरी 14 हो जाए। अब 2 तरीके थे, या तो मेरे साथ लड़ती कि मुझे झगड़ती, इतना मुझे दो, अब भी क्या भी चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ के। ठीक है, तो टेस्ट खराब होता सब कुछ, पर उसने पेशेंस रखा। सही बात है। उसने बोला हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पर मुझे बता दीजिए कि क्या काम करना है, क्या नई स्किल सीखनी है, क्या कंट्रीब्यूट करूं, मेरे को एक एक्स्ट्रा काम दे दीजिए सही बात है। जिससे मैं 14 लाख की इनकम आप मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ पाऊं Mindset। अगले साल। फिर अगले साल मेरे साथ बहस मत करना सर। आप जो इतना ही बोलोगे मैं मिलेगा। वो कर लूंगी, पर अगले साल बहस नहीं करना फिर मेरे साथ। ठीक है जी, डन है। माइंडसेट। तो अब आपको भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके एंकरेजमेंट होता है कि ठीक है यार, आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति काम करता है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है। सर ये हो गया, अरे मैं मर गया, हो गया, कट गया, तुमने वैसे कर दिया, इसको ऐसे दे दिया, ये ऐसे सिर्फ रोना कराओ। धोना। सब रोना धोना। तो वापस मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। अब उसने मैनिफेस्ट कर लिया 14 लाख की तनख्वाह, उसको मिलेगी ही 14 लाख की तनख्वाह, क्योंकि उसने मैनिफेस्टेशन के साथ अपना एक्शन भी डिफाइन कर लिया। हाउ कैसे करेंगे, व्हाट हाँ, करेंगे, ये भी तो वाई क्लियर हो अपनी- गया। हाँ, अब हाउ और व्हाट, how and वो what खुद इजाद करेगी। अब उसकी मजबूरी बन गई है क्योंकि उसने तय कर लिया है। फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग तो है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपके साथ मिलके करे उसको। सही है। आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ क्लियर हो रहा है फाइनेंशियली। अब एक क्वेश्चन था, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, बहुत ज़्यादा आप सारे क्वेश्चन वैसा हो पूछो, जाएगा। आपके नहीं उनके हैं, बच्चों के क्वेश्चन। अब ये उस पे आते हैं कि 3 ऐसे स्टॉक्स बता दो जो आपको लगता है कि मतलब लॉन्ग टर्म पे। देखिए, मैं स्टॉक पहले तो रेकमेंड कर नहीं सकता बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके। सेकंड चीज ये है कि मैं स्टॉक इसलिए भी रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता। मैं तो म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में करते हैं, मैं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरा रूल ही नहीं है गेम का। ओके। मैंने कोई क्या बोला? पसंदीदा देखिए, पसंदीदा नहीं कहूंगा, कंपनी बोल दो आप कि हाँ ऐसा। नहीं, मैं आपको बताऊंगा सेक्टर्स। ओके, ठीक है, ठीक है। और मैं सेक्टर्स का भी रूल बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा खर्चा करने वाली जो एजेंसी है वो हमारी सरकार है। ठीक है। उससे ज्यादा खर्चा कोई नहीं करता। कोई वो नहीं साल का 48 लाख करोड़ का खर्चा करती है। ठीक है, ट्रू। उसमें से कुछ चीजें प्रोडक्टिव खर्चे होते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं। प्रोडक्टिव खर्चे होते हैं जैसे वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, तो इस साल वो 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। तो इससे क्या होगा? सीमेंट के स्टॉक्स में वृद्धि होगी, स्टील के स्टॉक्स में वृद्धि होगी, ठीक है। जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनमें वृद्धि होगी। फिर सरकार कहती है जी मैं रेलवे में खर्चा करूंगी, तो रेलवे वैगन बनाने वाली कंपनीज में होगी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वाली कंपनीज में होंगी, उनमें वृद्धि होगी। तीसरा, सरकार कहती है मैं रूरल कंजम्पशन बढ़ाना चाहती हूँ, मैं गांव-गांव में पैसा ज़्यादा देके उनको उनकी वृद्धि करना चाहती हूँ। तो आपके जो बड़े ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं जैसे एफएमसीजी के हो गए, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, इन सबको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट हर जगह कंज्यूम किया जाता है। तो हमारी जो सरकार जिस तरफ आंख मोड़ ले, आप भी उसी तरफ आंख मोड़ लो। सही बात है। तो आप उन स्टॉक, अब सरकार कहती है भाई मैं गेमिंग कंपनी पे 28% जीएसटी मारूंगी, वहां मैं ज्यादा टैक्स कर दूंगी, वहां मैं उसको ये कर, तो वो सेक्टर्स में आप पैसा नहीं कमा सकते। तो उन सेक्टर्स के स्टॉक्स मत खरीदो। जैसे डेल्टा कॉर्प था बीच में, एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, वो उनके कसिनोज हैं गोवा में। अब वो अचानक से गिर गया क्योंकि 28% का जीएसटी का उनका नोटिस आ गया।
जिंदगी भर की कमाई जितनी नहीं थी उतने का तो नोटिस है जीएसटी का, तो वो अर्ली इंडिकेशंस मतलब हमें सरकार देती है। सरकार देती है। आप बजट देखो, बजट से आपको पता चल जाएगा सरकार किस तरफ दिशा कर रही है, और क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली है तो उन्हीं के साथ पीछे पीछे लग जाओ, आप भी पैसा कमा लोगे। और अगर नहीं दिमाग लगाना तो चुपचाप एसआईपी के माध्यम से अपने गोल ओरिएंटेड एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी एक्टिव इनकम को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स करने में दिमाग लगाओ। ट्रू, बहुत ही खूबसूरत वे में आपने सब कुछ समझाया। एक मान लो मैं एक बहुत यंगस्टर हूँ, ठीक है, और मैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों पे एंटर जस्ट कर रहा हूँ, तो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस ऑल्सो एंड योर ऑडियंस ऑल्सो क्या होगी? ट्रेडिंग इज नॉट अ करियर, इन्वेस्टमेंट इज अ करियर। ओके, पहली बात आप ये लिख ठीक लो। है, ओके। ट्रेडिंग करियर नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडिंग एक करियर वो चीज बनती है जो एक धीरे धीरे परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपकी, और ट्रेडिंग इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट आफ्टर 15 to 20 years कैन बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो पहले दिन सीईओ बनते हो क्या? नहीं बनते हैं। 20 साल लगते हैं, 20 25 साल लगते हैं, ठीक है। यंग बेस्ट केस में 15 साल लगते हैं, तब जाके आप सीईओ पोजीशन पे आते हो। पर आप एस्पायर भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है वहां का नियम है कि मैं पहले एग्जीक्यूटिव होऊंगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होऊंगा, फिर मैनेजर होऊंगा, और उसमें भी 100% चांस नहीं है कि आप ही बनोगे, आप कोई और एस्पायर करते हो। एस्पायर करते हैं, ट्रू। तो इसी तरह निवेश में भी आपको पहले दिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा आप, पर इसमें आपको रिटर्न्स ऑब्वियसली आपके करियर से थोड़े बेटर मिल जाते हैं जब आप 15-20 साल निकालते हो। तो आप एक इन्वेस्टमेंट को एक करियर की तरह लेके चलो, जब जब आपकी तनख्वाह बढ़े आपका एसेट एलोकेशन में आपका पैसा बढ़ना चाहिए। सही बात है। आपकी लग्जरी पे स्पेंड्स को नॉर्मल करो, औकात के हिसाब से परचेज करो, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई। इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा मत टच करो, वहां पे एक ही रूल चलता है कि जितना आप ज्यादा एक्टिव होगे उतने आपके रिटर्न्स कम होंगे, जितना आप ज्यादा पैसिव होगे उतने रिटर्न्स बेटर होंगे। पेड़ में ज्यादा पानी डालने वाली बात होगी। तो हाँ, पेड़ में जितना ज्यादा पानी डालोगे वो उतनी जल्दी मर होगा। जाएगा। तो इसलिए आप आराम से अपना छोटा सा काम करोगे, जितनी निवेश कर रहे हो वो करते रहो। अपने एसेट एलोकेशन ये सब हेडेक फर्स्ट डे पे देख लो, सेट कर लो, क्लोज कर दो, उसके बाद उसको सिर्फ फॉलो करो। डोंट चेंज द प्रोसेस एवरी डे जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप या मार्केट्स हैव गॉन डाउन। वो आपके हाथ में नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपका गोल 5 साल वाला गोल 4.5 में भी अचीव हो सकता है, 5.5 में भी अचीव हो सकता है, कभी कभी बहुत खराब होगा तो 6 में अचीव हो जाएगा, बट बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सेम मैं मनी के लिए भी एक कॉन्सेप्ट मैं जो फॉलो करता हूँ बोल सकते हैं, या फिर मैं मानता हूँ कि आप उतना पैसा लगाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे जो भी हो, जितना आपको ना वो टेंशन मत हो कि साला उसको बार बार देख रहा हूँ मैं। मतलब मेरे पास वो सरप्लस ऐसा हो कि हाँ ठीक है मैं उसको लगा दिया। अभी क्या होता है कि मैं कुछ पैसा लगाया तो मैं बार बार यार वो कितना बड़ा, क्या करूँ अब मैं उसको, क्या नहीं करूँ यार, उसको ऐसा तो नहीं करूँ कि उसमें से कुछ हटा के वहाँ ले जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो आई थिंक थोड़ा समराइज अगर मैं करूँ फाइनेंशियली लिटरेसी की भी अगर मैं बात करूँ, तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात है कि वो ये कि बहुत ज़्यादा दिमाग अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो रायता फैलता है। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा रायता फैलता है। आप देखिए, आपको एक ही चीज आपको ना, देखिए माइंड को बहुत डीक्लटर कर देता हूँ मैं, आपके कुछ 3-4 स्टेप देता हूँ, डीक्लटर हो जाओगे। स्टेप 1 है हमेशा बजटिंग करो। आपके खर्चों का आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मेरे खर्चे क्या है। सेकंड चीज है आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ओके। थर्ड चीज है इंश्योरेंस लेके रखो, और फोर्थ चीज है कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस हम कौन कौन? हेल्थ और लाइफ दोनों। ओके, दोनों इंश्योरेंसेस लेके रखो, और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट मत करो, यूलिप वुलिप मत करो, प्योर इंश्योरेंस लो। ओके। हेल्थ की भी इंश्योरेंस लो। अपने आप को पहले ना सुरक्षित महसूस कराओ। ह्यूमन की नीड सबसे पहले सुरक्षित होना है। सुरक्षित आप कैसे होगे? जब आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे और इंश्योरेंस क्रिएट करोगे। ये दोनों चीजें आपको एक सुरक्षा का वो देंगी, कॉन्फिडेंस देंगी, फिर आप खुल के खेल सकते हो। इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, कोर्सेज करो, अपनी तनख्वाह को बढ़ाओ, क्योंकि अब आपका पीछे गेम सेट हो गया है, आप सुरक्षित हो गए हो। आपका गोलकीपर खड़ा है बढ़िया, अब वो गोल नहीं होने देगा। सही अब आप खुल के खेलो, आगे गोल मारो। ये ऐसे ही हुआ है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग माइंड में रखते हैं कि यार 2 4 5 बॉल है ना, मैं ठीक से खेल लूँ, उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि मैं 0 पे आउट हो गया। हाँ। तो मैं एक बिल्डअप कर लिया, पिच का एहसास हो जाएगा। हाँ वो समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं खुल के खेल सकता हूँ। Yes. ये वैसे ही हुआ कि मैं एक बैकअप बना रहा हूँ। यस। होता क्या है जब हम लोग डरे हुए रहते हैं तो हमें ये होता है कि गलत शॉट मार देता है, गलत शॉट मारते हैं। सेम जो आपने बोला कि पहले अपने आप को सुरक्षित सिक्योर करो। तो आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ मेरे को लगता है कि क्लियर अब हो जाना चाहिए। वो वाले ट्रेंड में नहीं है हम लोग कि बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं, बट स्टिल फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में ऑडियंसेस को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट एट द एंड आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप बहुत समय से लाइक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जो हर कोई एस्पायर करता है लाइफ में। आपने कॉर्पोरेट जॉब भी की, आप टीचिंग में भी थे,
तो व्हाट इज़ वन मंत्रा ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू गिव टू एवरीवन? एक वो एक्सपीरियंसेस को निचोड़ के अगर मैं कुछ निकालना चाहता हूँ जो आप बोलोगे किसी को भी या फिर एडवाइस दोगे. देखिए, एक में तो समराइज करना बहुत मुश्किल होगा. ओके. बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे के एक्शंस के परिणाम स्वरूप अपने एक्शंस ना बदले. कभी कभी क्या होता है कि खासकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए मैं बोलूँगा कि आपको लगता है आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हो, आपको तनख्वाह कम मिल रही है. कभी कभी आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हो, किसी और को प्रमोशन मिल रही है, बॉस का उसके साथ चक्कर चल रहा है, तो भाई मैडम को ज़्यादा वो मिल रहा है या लड़के को ज़्यादा फेवर मिल रहा है. ये सारी फीलिंग्स होती हैं. होती है. ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज़ है, आप खुद. तो आप अपने आप को बेटर करो. वो एक था खुद ही को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. तो मैं इस बात पे मानता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो. दूसरे व्यक्ति को आप सिर्फ बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, और उसके बाद नो डिसीजन नो एक्शन पे छोड़ सकते हो. उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिहेवियर चेंज हो जाएगा. और ये वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ता लंबा निभाना हो तो एक चीज़ जो आपको चाहिए वो है कि कम अपेक्षा होनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन, बहुत कम अपेक्षा. लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं, वो सब बोलते हैं बाद में, पहले अपेक्षा कम रखो. जब आपकी अपेक्षा कम होगी तब आपका रिश्ता लंबा निभेगा. अगर आप स्टॉक मार्केट से अपेक्षा करोगे आपकी साल की 50% की रिटर्न आएगी, तो 1-2 साल के अंदर आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाओगे. पर अगर आप स्टॉक मार्केट से अपेक्षा करोगे कि 12 से 14% रिटर्न मिले पर अगले 50 साल के लिए मिले, अच्छा, तब आपका रिश्ता स्टॉक मार्केट से 50 साल का रहेगा. आप कमाते कंटिन्यूअसली कमाते रहोगे. तो ये मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस ना ले, अपने आप को इंप्रूव करें, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एज अ करियर जिए, इंजॉय करें, स्ट्रेस ना ले. क्योंकि 100 का 50 होने में 85% गिरता है, पर 50 का 100 होने में 2 टाइम्स होता है. और क्रिएट वैल्यू, शेयर वैल्यू के फंडामेंटल पे चले. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एक लड़की का कि वो कह रही है कि मैं अपनी ग्रोथ अगर चाहती हूँ तो मैं क्या वैल्यू क्रिएट करूंगी जिससे मैं आप मेरा 4 लाख रुपए साल का सैलरी बढ़ाएंगे. इसी तरह आपको भी वैल्यू देनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अगर व्यक्ति फॉलो कर ले, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता है. चाहे वो आज 50,000 कमा रहा हो, चाहे वो 5 लाख कमा रहा हो, चाहे वो 50 लाख कमा रहा हो. ये आज की स्थिति है, वो इंप्रूव होती रहती है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट, दैट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. Play it for a long term, have less expectations, create value, share value and enjoy your life. I think पैसा ना बहुत परेशान करता है लोगों को. इस पॉडकास्ट के बाद आई थिंक कि ये सब ना हो. आई थिंक सो हम लोग एंड पे ही हैं अब. सो थैंक यू वेरी मच सर, इतनी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स या फिर नॉलेज शेयर करने के लिए. बहुत कम लोग होते हैं जो सही तरीके से सही चीज़ समझाने के ऊपर भरोसा रखते हैं. अदरवाइज तो बहुत जल्दी में चल रहा होता है कि यार ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो. बट इट वाज रियली ग्रेटफुल ऑफ माई टू होस्ट यू. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू.